माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये वीडियो, ये टोटल 20 दिन का प्लान है आपके लिए। कितने दिन का? 20 दिन का। ठीक है। इस 20 दिन में आपके टोटल जो 15 चैप्टर हैं, ठीक है, कितने चैप्टर? 15। इन 15 चैप्टर से महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन, कितने? 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। मतलब ये जो 200 मैं ले आके आया हूँ क्वेश्चन, ये सिर्फ 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हुए में से नहीं है, यानी यही टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मेनली इसी से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। मैं ये जो 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये टोटल 15 चैप्टर से, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मेनली टाइप्स बनते हैं। इन सभी को मैं डिटेल एनालिसिस कराऊंगा पूरे 20 दिन के अंदर। हर एक चैप्टर से मैं चैप्टर वाइज ले चलूंगा, हर चैप्टर दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट का क्वेश्चन बनता है और कैसा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा। तो आपको हमारे साथ कितने दिन के लिए जुड़ना होगा? ये 20 दिन की जर्नी है, आपके 15 चैप्टर हैं और इसमें 200 क्वेश्चन लगभग मैं करा दूंगा। ये 200 क्वेश्चन है, आप इसे 200 टाइप समझ लीजिए, जो कुछ भी आपको समझना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो 200 होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मैंने पूरा किताब, बुक, जितने भी तरीके के सिस्टम होते हैं, हर जगह से मैंने छाट के निकाला है कि मेनली किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो कुछ है ये सिर्फ किसके लिए है? क्लास 10 के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके लिए है? क्लास 10 स्टूडेंट के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है आपका। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी के लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने इससे पहले बता दिया आपको शुरू में जानकारी में। अब देखो यहाँ पे जो हम कराएंगे क्वेश्चन, वो सब जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मेनली किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, आपके क्या है टोटल, इतने आपको ये जानकारी देना है। तो देखो, ये क्लास 10 मैथ के लिए है, 20 दिन का समय मैं आपका लूँगा। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा लेंथ ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों की, क्योंकि मैं थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देना चाहता हूँ। देखो, मैंने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ये आपके सामने हर चैप्टर से इसी तरीके से मैं छाट के रखे हुए हैं। तो ये तो पहले चैप्टर का आपके रियल नंबर का, जिससे मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सी क्वेश्चन की आपकी मार्किंग्स अच्छी हो सकती है, किस टाइप की क्वेश्चन आपको ज़्यादा स्टडी करनी है, किसको कम पढ़ना है। तो ये हमारा था पूरा नॉलेज, ये आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानकारी थी, बताना जरूरी था आपके लिए। देखो, अगर आप हमारे साथ इस 20 दिन में जुड़ते हैं, अच्छे से पूरी तैयारी करते हैं, तो मैथ में 100% नंबर लाने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है उनके लिए भी, अगर वो पूरे ये 20 दिन देखते हैं तो गारंटी है कि 60% तो वो कवर कर ही ले जाएंगे, अगर इन चीज़ों को वो लगभग 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो ज़्यादा ना करें, सिर्फ इतने ही करें तो भी उनका काम हो जाएगा। मोस्टली मैं NCERT से रिलेट करके ही क्वेश्चन को उठाया हूँ, बिल्कुल इधर उधर से नहीं किया हूँ। और मैंने कोशिश तो बहुत सारी किताबों को दिया, देखा, छाटा, उसमें से काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है। तो आपको हर दिन ही देखने को मिलेगा कुछ न कुछ नया जानकारी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन को पूरे सेंस में लिखूंगा भी, आपके सामने दिखाऊंगा भी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये तो रही हमारी बातें। अब देखो, हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? रियल नंबर। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो उनके लिए क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखें उनके लिए। यहाँ मैं बोल दूंगा हिंदी में चीज़ों को, लिखूंगा तो ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरू में मैं लिख दिया हूँ। लेकिन उन्हें बस ध्यान देना है कि कुछ चीज़ों को मैं बोलूँगा, उन्हें बोली पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, लिखावट पे कम ध्यान देनी होगी, क्योंकि लिखने वाला मैं काम यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से करूँगा। तो ये चीज़ उन्हें ध्यान रखना होगा। अब देखो, जो वास्तविक संख्याएँ हैं, अगर मैं देखो, एक तो यहाँ हमारा यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चलता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? CBSE है। देखो, CBSE में रियल नंबर का जो वेटेज है वो कितने नंबर का है? 6 मार्क्स का। और यूपी बोर्ड जो वेटेज है कितने का है? 5 मार्क्स का है। अब देखो, ये जो 6 मार्क्स है, मैंने पूरा स्टडी करके देखा, देखो ये मेनली 3 चीज़ों पे आपके ये 6 नंबर मिलते हैं। कितने चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो क्या है? सबसे पहला यूक्लिड से, क्या देखना है आपको? यूक्लिड से SCF निकालने के लिए यूक्लिड से क्या निकालना है? SCF निकालना है। ये आपको देता है कितने नंबर? यहाँ 2 नंबर। क्या देता है? 2 नंबर। या लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में कभी कभी चेंज करने के लिए दे देता है साथ में। तो यही सवाल बन जाती है कितने नंबर की? 3 नंबर की। तो वो एक अलग पैरामीटर है। इस बार शायद इसी टाइप से है, क्योंकि आप में से √2 वाला सिस्टम हटा दिया गया है। तो ये √2 इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है। ये आता था पहले 3 नंबर का, ये CBSE में 3 आता है, यूपी बोर्ड में भी 3 ही नंबर का आता है। तो ये दोनों लोग ध्यान रखें, ये यूपी में भी 3 का आता है और CBSE में भी 3 का ही आता है। तो ये दोनों लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो है फंक्शन, वहां से आपको 1 नंबर की सवाल मेनली ज़्यादातर देखने को मिली है अभी तक, सिर्फ 1 नंबर का। तो ये आपको इस तरीके से 3 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3, 2, 5, 1, 6 नंबर मिलता है।
तो ये किसके लिए है, ये सीबीएसई के लिए है। यूपी बोर्ड में देखो 5 नंबर मेनली जो आपको आएगा, एक तो आएगा आपका रूट 2 वाला, ये विशेष ध्यान रखें, रूट 2 वाला यूपी बोर्ड वाले खूब अच्छे से ध्यान से देख लें, ये इनके लिए एकदम रट लो इसको कोई ध्यान नहीं। ये रूट 2 भी कुछ भी दे सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इस तरीके से कोई भी दे देगा, वो आपको सारे करने होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं एक तो दिखाऊंगा, सेम सभी को ऐसे ही करना होता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी चीज़ जो इनसे पूछेगा वो यूक्लिड से एचसीएफ पूछ लेगा। वो यहाँ दो तरीके से, या यूक्लिड से एचसीएफ पूछेगा आपसे, या एक एचसीएफ वाली एक्सरसाइज है वहाँ से पैरा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछेगा। ठीक है, तो दो तरीके से एचसीएफ पूछ सकता है। तो यहाँ देखो, तो तुम्हें दो ही याद रखना है, एक एचसीएफ करना है और एक इरेशनल दिखाना है, बस दो चीज़ें, यानी अपरिमेय संख्याएं बतानी है क्या होती हैं। तो ये दो यूपी बोर्ड के लिए है, और सीबीएसई के लिए 3 चीज़ें ध्यान। सीबीएसई में एक बस ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका नंबर बनेगा। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको इस टाइप क्वेश्चन देखना है, इससे आपको कितना नंबर मार्क्स मिलेगा, मैं उस क्वेश्चन को टिक करूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रहेगा उसे मैं स्टार कर दूंगा कि इस टाइप क्वेश्चन आप 2-4 ठो या 5 ठो 10 ठो जरूर लगा दें। देखिए 10 किताबें लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज़ को आप 10 बार करके देखो, ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को आप पकड़ पाओगे, उस चीज़ को सीख लो, उससे ज़्यादा बाहर कुछ देता नहीं। देखो बोर्ड का जो पेपर है वो एक सिस्टमेटिक है, वो उससे बाहर जाता नहीं है, तो इसलिए आपको बस ध्यान देना है कि मेरी चीज़ें करनी क्या क्या है। देखिए मैं थोड़े कम समय में आपको जल्दी से पूरे चैप्टर की समरी समझा देता हूँ, इस चैप्टर में होना क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है और क्या किसका मतलब है, और फिर आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। देखो पहली चीज़ आपको ये पढ़ना है, आपको यूक्लिड्स होते क्या है। ठीक है, यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है, ठीक है, एल्गोरिथम है, तो ये देखो होता क्या है। यूक्लिड एल्गोरिथम सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि आप डिवीजन, डिवाइडेड, कोशिएंट ये सब पढ़ते हो ना, सेम उन्हीं का एक प्रकार का समिनेशन है। तो ये जो यूक्लिड लेम्मा डिवीजन होता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ मैं एक एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको होता क्या क्या है। यहाँ जो ए है ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, कोई एक नंबर है। नंबर सपोज कर लो, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक नंबर हमारे पास 18 है, तुम इस 18 को कैसे कैसे लिख सकते हो। देखो इस 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 × 2 प्लस 0, तो भैया देखो 9 × 2 प्लस 0, इस 18 को लिख सकते हो, या इसी 18 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 × 3 प्लस 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी 18 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 5 × 3 प्लस 3, क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो यहाँ जो ये ए लिखा होता है, ये हमारा बेसिकली एक नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है। यहाँ जो क्यू होता है वो क्या होता है, कोशिएंट, आपने कितनी टाइम्स टेबल को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो मेरे यहाँ बी होता है, ये आपने कौन सा नंबर से करने की कोशिश की। जैसे मैंने यहाँ 9 की टेबल पढ़ने की कोशिश किया, यहाँ मैंने 6 की टेबल पढ़ने की कोशिश किया, यहाँ मैंने 5 की टेबल पढ़ने की कोशिश किया। मैं जिस नंबर से चाहूँ वो ये हमारा क्या बनता है, बी बनता है। यहाँ देखो मेन इंपॉर्टेंट यही बी है, क्या है, ये बी है। इसी बी से सब कुछ चेक करना होता है। यहाँ जैसे आपको ऑड इवन चेक करना होगा, डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो मेनली 4 चीज़ें बनती हैं। देखो इससे 4 चीज़ें मेनली बनती हैं, जो आपके सीबीएसई वाले ज़्यादा इसमें चीज़ों को पकड़े, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 चीज़ें बनेंगी, क्या क्या, एक तो आपको ऑड इवन छांटने के लिए दे देगा, क्या छांटने के लिए दे देगा, ऑड इवन। इसी से भी इक्वेशंस बनाना होता है, कोई भी नंबर दे देगा, उस नंबर का ऑड इवन चेक करना होता है। दूसरी चीज़ क्या करना होता है, स्क्वायर चेक करना होता है। तीसरा चीज़ क्या करना है, क्यूब चेक करना है। और जो चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो हमसे क्या कर देता है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या कहता है, डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेनली 4 चीज़ें पूछा जाता है। अब इन चारों चीज़ों से कैसे करना होता है, सिंपली बस एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी कोई सवाल दिखे उसे इस फॉर्म में आपको बनाना होता है। अब जिस चीज़ की डिविजिबिलिटी बोले, जिस भी चीज़ की बोले, या जिस भी फंक्शन का ऑड इवन चेक करना हो, जिसका स्क्वायर करना हो, जिसका क्यूब पूछा हो, जिसका डिविजिबिलिटी पूछा हो, सभी के लिए सिंपली तुम्हें याद रखना हो, जो पूछा रहे उसी को हमेशा तुम्हें क्या मानना है, बी मानना है। जैसे अगर 6 की डिविजिबिलिटी पूछा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 5 की डिविजिबिलिटी पूछा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ऑड इवन दिखाना, जैसे कि मान लो तुमको बोल दिया कि 4 क्यूब प्लस 1 के रूप में दिखाना है, तो यहाँ जो 4 लिखा है ना, यही आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो जिसके फॉर्म में बोलेगा उसी को आपको लेना है। क्यूब या स्क्वायर रूट पूछता है तो जिसका बोला, जैसे 3 के फॉर्म में पूछा है, 9 के 5 पे क्यूब रूट पूछता है, तो उसमें हमेशा आपको वही लेना है। बस थोड़ा स्क्वायर और क्यूब वाले में ध्यान रख लेना कि देखो जैसे तुम 9 ले लेते हो तो वहाँ बहुत बड़ा वैल्यू बन जाती है, तो उस बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए आपको क्या करना होगा, छोटा नंबर लेना होगा। लेकिन आप बेसिकली उसी को लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस केस ज़्यादा हो जाएंगे, केस बढ़ जाते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा ले लेते हैं। तो बस ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे ही देखो इस पे यूक्लिड लेम्मा पे इतनी चीजें बनती हैं। यूक्लिड लेम्मा का मेन फंक्शन ये होता है यहाँ से। अब ये जब बी की वैल्यू पता हो जाएगी तो ये जो बी होता है वो हमेशा देखो इस बी की वजह से ये आर आता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि देखो भैया 6 से 13 को डिवाइड करो, अब 6 की टेबल तुम कितनी टाइम पढ़ोगे, 2 टाइम पढ़ोगे, 6 2 जा
12। अभी आ गया 1। यहाँ देखो जो रिमाइंडर होता है ये r, ये हमेशा देखो इससे क्या होता है, जब छोटा हो जाता है तो तुम क्या करते हो, टेबल पढ़ना बंद कर देते हो। तो हमेशा तुम्हें बस ये दूसरी चीज ध्यान रखनी कि ये जो r होगा, ये r क्या होगा, ये 20 से छोटा होगा। क्या होगा, 20 से हमेशा छोटा होगा, पहली चीज। दूसरा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, 0 से, यानी ये 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा। और इस जो भी नंबर होगी b की वैल्यू, मैंने बताया b तुम्हें कैसे पकड़ना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डाटा उसी को तुम्हें b लेना है, तो वहां से तुम इस b को पकड़ लोगे। अब इससे हमेशा r की वैल्यू छोटी लेनी है, और ये जितने r के मान होते हैं, जितने भी r की वैल्यूज आती हैं, वही हमारे सारे क्या बनते हैं, केस बनते हैं। उन्हीं केस को हमें नंबर के फॉर्म बदलना होता है, फिर उन्हीं नंबर पे हमें जो भी बोला होता है। अगर हमसे ऑड पूछा है तो ऑड चेक करते हैं, स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर चेक कर देंगे, अगर हमसे क्यूब पूछेगा तो क्यूब कर देंगे, डिविजिबिलिटी बोला है तो डिविजिबिलिटी के फॉर्म उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। जो भी बोलेगा उन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो इतना तो था आपका क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम से करने के लिए। बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा यूक्लिड एल्गोरिथम पे। मैं बेसिकली इसका जो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है उस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक ऑड इवन वाला करा दूंगा आपको, और एक डिविजिबिलिटी का करा दूंगा। स्क्वायर और क्यूब रूट भी उसी तरीके से मैं बता दूंगा, आप उसी तरीके से स्क्वायर और क्यूब रूट भी चेक कर सकते हो। स्क्वायर और क्यूब रूट वाला फिक्स फंक्शन है, ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे आप यहाँ पूछ रहे होगे, जैसे मैंने हम बी बराबर मान लो मैं 6 ले लूँ, बी की वैल्यू कितना ले लूँ मैं 6 ले लूँ, तो हमारे जो आर के मान बनेंगे क्या क्या बनेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, यही 5 नंबर बनेंगे। अब ऑड इवन से बनाना होगा तो वो भी मैं आगे करके दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये तो हुआ हमारा क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम पहला वाला। अब दूसरा जो एक्सरसाइज वहाँ से आपसे देखो क्या पूछता है फर्स्ट, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा क्या, √2 √3 √5 √6 √7 रूट जो भी हो, जितने भी हैं रूट वाले नंबर, इनको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। जैसे √2 √3 √5 √7, ठीक है, इस तरीके से √11, इस तरीके से ये सारे नंबर को क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कि इनको दिखाओ ये सारे क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। इनको हमको क्या दिखाना है, इरेशनल मतलब अपरिमेय। क्या दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है। तो ये मेन चीज़ है, ये यूपी बोर्ड वाले 10 ध्यान देंगे, इसमें यूपी बोर्ड वालों को विशेष ध्यान देना है। सीबीएसई शायद इस बार हटा दिया गया है, पेपर में शायद ना आने की भी संभावना है इसकी। तो देखो भाई पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं है, ये सब सरकारें, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो अपरिमेय, इसमें आपको इसकी प्रूविंग कैसे करनी है, इसका स्टेप कैसे लिखना है, स्टेप डाउन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उसमें 2 नंबर, फिर इसके बाद ये 3 नंबर। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए स्टार लगा लें, यूपी बोर्ड वाले इसके लिए, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इससे क्या करता है, रिलेट करके देता है। अब देखो अगर किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी नंबर में जोड़ोगे, किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो वो नंबर में हमेशा प्राइम नंबर आ जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 है, अगर इसमें जैसे ही मैंने कोई प्राइम नंबर जोड़ा तो ये पूरा एक प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो किसी भी नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर जोड़ते हो, किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ते हो तो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। या इसमें घटाते हो, जोड़ो या घटाओ, या किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो भी पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। या डिवाइड कर दोगे, 5/√2 कर दोगे तो भी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग केस करके भी दे देता है, आपसे पूछ लेता है, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके भी दे देगा। तो ये वाला देखो करना आसान होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि आप ये चीज तब तक कर चुके होते हैं कि √2 क्या होता है, एडिशनल नंबर आप प्रूव कर चुके हो। तो बस वहां से तुम्हें सिर्फ √2 को अलग करना होता है और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर भी मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करना होता है, ये टाइप की भी एक सवाल दूंगा मैं आपको। तो मेनली ये 2 चीजें हो गई यहाँ से। अच्छा, ये वाला टाइप आएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसके बाद ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे, एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो ये एक वर्ड पावर में बनती है, यानी वर्डिंग प्रॉब्लम बनती है, और एक नॉर्मल सवाल बनती है। देखो आपके में सबसे ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड वाले जैसे पूछता है तो सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2, यानी किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणनखंड के बराबर होता है। ये हिंदी वाले ध्यान रखो, और वो लोग प्रोडक्ट के बराबर याद रखें। तो देखो दोनों लोग आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इसी पूछा जाता है। इससे आपको 1 नंबर के सवाल पूछता है, ये 1 नंबर भी एक सवाल आती है सीबीएसई वालों के लिए। 1 नंबर की सवाल यहाँ डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, 1 नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा क्या होगा, तो एक चीज़ गायब कर देगा, वही आपको बताना होगा। या तो दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम नहीं देगा, एचसीएफ दे देगा, पूछ लेगा एलसीएम बताओ। तो इस तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर पूछेगा। दूसरा आपसे अगर वर्डिंग पावर में सवाल बनती है
जब वो वर्डिंग फिनोमिना बनाएगा तो वर्ड में क्या करेगा, आपको वर्ड दे देगा, प्रॉब्लम दे देगा, वहाँ से आपको एलसीएम एससीएम निकालना होता है। तो देखो एलसीएम एससीएम निकालने के लिए उससे थोड़ा आपको वर्डिंग पढ़नी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यहाँ एलसीएम निकालना है या एससीएम निकालना है, कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता दूंगा तरीका कि कैसे आप चीज़ को पकड़ोगे कि वहाँ एलसीएम आना चाहिए, वहाँ एससीएम निकालना है। तो देखो सिंपल से याद रखो, एचसीएफ कब निकालोगे और एलसीएम कब निकालोगे। देखो भैया एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ में हमेशा आंसर क्या आता है, छोटा आता है। क्या आता है, एचसीएफ में आंसर हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। और एलसीएम में आंसर हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। क्या आता है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, कुछ भी याद रखो। तो जब देखो आप सवाल को पढ़ के देखो कि हमारा आंसर छोटा लाना है या हमें आंसर बड़ा लाना है। जब आंसर बड़ा लाना हो तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब आप आंसर छोटा लाना हो तो हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। क्वेश्चन हुआ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, कुछ बच्चे ये फिनोमिना लगाए रहते हैं कि लार्जेस्ट बोला है तो हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, स्मॉलेस्ट बोला है तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो वो ये फिनोमिना अक्सर काम करता है, 60% काम कर जाता है। ये जो ट्रिक है ये 60% तो काम करती है, लेकिन सब जगह काम नहीं करती, कभी कभी ये गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादातर यही वाला कोशिश करने के लिए, अगर आप आंसर पहचानने की क्षमता रखते हो तो आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस कर ले जाओगे, हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो ये मेरे लिए यहाँ से चीज़ आती है। वैसे देखो ज़्यादातर पूछा नहीं गया है बोर्ड पेपर में, मैंने देखा कभी एक क्वेश्चन आएगा, 2 बार आया है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछा गया, ज़्यादातर यही वाला पूछा गया है N1 N2 N2 से। तो यहाँ से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये हो गई इतनी चीज़ें। देखो एलसीएम एचसीएफ यहाँ एक यूक्लिड लेमा से निकालना है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। अब एचसीएफ एलसीएम के बाद सबसे लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी है, देखो यहाँ टर्मिनेटिंग मैंने लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पढ़ लिखा है। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ आपको पहचानना होता है, ठीक है। इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, हमेशा देखो यहाँ आपसे पूछा है डेसिमल कितने डिजिट के बाद आता है। तो देखो अगर हम इसे हिंदी में बोले तो पूछता है दशमलव, यानी कि डेसिमल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल। हिंदी वाले नाम से मतलब रखो, इसका दशमलव, दशमलव का मतलब 10। अब 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 नंबर बनते हैं, क्या बनता है, 2 और 5। अच्छा देखो हमेशा जानते रहो फंडामेंटल अर्थमेटिक जो कहती है किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जो होता है हमेशा यूनिक होता है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, 2 और 5। तो कभी भी डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना हो तो आपके पास ये दोनों मल्टीपल आने चाहिए। देखो 10 होने के लिए किसकी जरूरत है, 2 की और 5 की, दोनों की जरूरत है। अगर दोनों है तो भी कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दोनों में से कोई एक है तो भी फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों के अलावा कोई और आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, अगर जैसे मैं लिखूँ 2 × 5 × 3 भी हो जाए, अगर देखो इन दोनों के अलावा कोई एक फंक्शन और भी आ जाएगा तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो या तो दोनों रहे या दोनों में से कोई एक रहे तो भी और फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से पूछता है, इन डिजिट जीरो। क्या पूछता है, इन डिजिट जीरो। अब देखो इन डिजिट जीरो क्या होगा, जैसे मान लो मैं लिखूँगा यहाँ, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 24 की पावर n। अब पूछ लिया क्या ये जीरो के साथ इसकी डिजिट इन होगी, तो देखो हमेशा ध्यान रखना तुम्हें। फिर वही फंक्शन, अब यहाँ देखो यहाँ तो कोई एक रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस वाले में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई भी एक गायब है तो कभी भी जीरो के साथ इंड नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी जो आप फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों के रूप में फैक्टर टूटना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, इंड डिजिट होगा जीरो के साथ। तो ये था इतना बेसिक समरी इस चैप्टर के बारे में, जो चीज़ें आपको समझनी थी और जानकारी लेनी थी। अब इसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। मैंने जो क्वेश्चन बना के रखे हैं उन क्वेश्चन को करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, चैप्टर को लगाना कैसे है। तो ये आपके पास समरी आ गई कि किससे कितने नंबर का सवाल बनता है। अच्छा यहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने नंबर नहीं बताया, तो इसमें बेसिकली 1 नंबर की सवाल पूछी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से देखो आपको पता चल गया कि 5-6 नंबर आपको लाना कैसे कैसे है। तो ये थी इतनी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज, ये सभी के लिए थी, यूपी सीबीएसई दोनों के लिए मैंने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको तरीका बताऊंगा कौन सी टाइप क्वेश्चन को कैसे आपको पकड़ना है। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट आएगा, ठीक। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। अब देखो इस सवाल में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी पूछा आपसे, किसका किसका, 225 और 330 का क्या पूछा है, एचसीएफ। किससे पूछा है, यूक्लिड एल्गोरिथम से। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ R 2 2 5 and 3 3 0। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 2 2 5 m + 3 3 0 nk। ठीक है, अब इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी मीडियम वाले जो बैठे हैं, यहाँ समझ लो कि यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 225 और 330 का, और इसे बदलना है किसके फॉर्म में, 225 m 330 n के रूप में। देखो यहाँ से जो इतनी लाइन लिखी है ये वाली, ये वाला, ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है, यूपी बोर्ड के लिए।
ये यूपी बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाता, न पूछा गया है न पूछा जाएगा, ये इतनी बात फिक्स है। अब ये सिर्फ किसके लिए, ये सीबीएसई के लिए, इसे सीबीएसई वाले विशेष ध्यान रखें। जब सवाल में आपका ये वाला फंक्शन भी जुड़ जाएगा तो ये आपकी सवाल कितने नंबर की बन जाएगी, 3 नंबर की। नहीं तो अगर सिर्फ एचसीएफ इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो ये सवाल कितने की बनेगी, 2 नंबर की बनेगी। तो यूपी बोर्ड के लिए ये 2 नंबर की सवाल है, सीबीएसई के लिए 3 नंबर की सवाल है। अब दोनों लोग इसे विशेष ध्यान देखो, इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, इसको पूरा करना कैसे है, हम इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो देखो आपने जो ऐसे बात से पहले सीखा है सिमिलरली वैसे ही करना, उसी तरीके से करना है, एकदम आसान चीज़ों में करना है। मैं आपको बस स्टेप लिखने का तरीका सिखाऊंगा। ध्यान लिख दो, सोल्यूशन डालो, सोल्यूशन में क्या लिखोगे, बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो जो इनका एल्गोरिथम कहता है वो कहता क्या है कि कोई फंक्शन ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होना चाहिए। अब हमें यहाँ एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें 225 एंड 330 का, ठीक है। तो बाई यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ किसका पता करना है हमको, 225 कॉमा 330 का। हमारे पास ये 2 नंबर है, ठीक है, 225 और 330। अब देखो इसमें आपको मेनली चीज़ ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला काम आपको पकड़ना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 330। तो जो बड़ा वाला होता है वही आपके मेन नंबर मतलब ए की वैल्यू बनता है। कौन बनता है, ए की वैल्यू बनता है। तो जो बड़ा वाला वो कहाँ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा, 330। जो छोटा वाला होता है इसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो सिमिलरली यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, 225 से क्या करना है आपको, 330 को डिवाइड करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 330 मैंने लिख रखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इसको। अब इसको देखो, जब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा मैक्सिमम, यहाँ जाएगा क्या 225, ये 5 करोगे 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ये 2 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेकिन भाई देखो ये 10 पहले दीजिएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा क्या 0, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, ये कितना जाएगा 105 आ जाएगा, क्या जाएगा 105। अब देखो ये यहाँ मैंने टेबल किसी बड़ी 225 की, तो बी की वैल्यू मैंने बताया, ये लिखना आपको, क्या लिखना है 225। कितनी बार टेबल पढ़ा है, क्वेश्चन की वैल्यू 1, यहाँ 1 लिख दोगे, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 105, कितना बचा 105। अब जो ये बनता है इसी से फिर इस वाले को यहाँ लाते हो, डिवाइड कर देते हो, क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। फिर 1 टाइम पढ़ोगे, फिर 2 टाइम पढ़ोगे, 2 टाइम पढ़ सकते हो। 2 2 जा 2 5 जा 10, और 2 1 2 1 जा 2, तो 210 आ जाएगा। अब इसको माइनस करोगे क्या जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा, क्या जाएगा 1, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ फिर इस स्टेप को लिखो, देखो ये जो यहाँ था ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा वाला आ जाएगा, यानी जो यहाँ लिखोगे बीच में वो हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ बाहर। इसके बाद जिससे डिवाइड करते हो उसे कहाँ लिखोगे, सबसे आगे। जितनी बार टेबल पढ़ोगे उसे कहाँ लिखोगे, यहाँ कोशियट यानी जो विभाजक यहाँ रखोगे, प्लस जितना रिमाइंडर बचेगा उसे कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब 15 से इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा क्या 105, और 15 की टेबल पढ़ो तो 15 से 1 क्या होता है 105 होता है, 15 से 1 क्या होता है 105, और ये कट जाएगा। अब देखो फिर इसे लिखोगे कहाँ 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 से टेबल पढ़ोगे कितनी बार 7 बार, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आपका रिमाइंडर यानी यहाँ जो r वाली वैल्यू है, यहाँ देखो जो r वाला फंक्शन है ये जैसे ही 0 आता है, क्या आता है 0। तो जब ये 0 हो जाता है तो जो यहाँ जिससे आप जिसकी टेबल पढ़ रहे थे बार जिसकी टेबल पढ़ रहे थे वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप इसे तब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वही जो नंबर लास्ट वाला डिवाइड करेगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। जब आप हमेशा पढ़ते आते हो उसी काम यहाँ भी करना होता है। यहाँ आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अगर डिवाइड करना, आपको मैथ थोड़ी तेज है, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को नहीं यूज कर सकते हो। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना है, इसे आप साइड में मत दिखाना एग्जाम में, डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना ही दिखाना होता है। इसे आप रफ वर्क मानना, ये आपका क्या है रफ कार्य है, क्या है ये आपका रफ वर्क है, यह आप रफ करके चेक कर सकते हो, साइड में दिखाना नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, इसे आप यहाँ डायरेक्ट करके लिखाओगे। इतना हो गया आपका बेसिक। अब यहाँ से आपको एचसीएफ पता चल चुका, देखो यूपी बोर्ड में तो काम हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। एचसीएफ में बताना था, हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब सीबीएसई बोर्ड वाले जब इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि इसको लीनियर फॉर्म में बदलेंगे, यानी लीनियर कम्बिनेशन हम इसको कैसे बनाएंगे। देखो अब हम इसको सिखाएंगे कि लीनियर कम्बिनेशन में आप बदलोगे कैसे। तो देखो कुछ करना नहीं है, सिंपली आपका एचसीएफ आ चुका है, जो एचसीएफ है उसी को यहाँ लिख लो। एचसीएफ क्या करोगे लिख लो। अब एचसीएफ वाला नंबर देखो यहाँ से कहाँ है, जहाँ एचसीएफ फर्स्ट पे आएगा इसके जस्ट ऊपर जाओ, तो यहाँ से एचसीएफ शुरू करो। अब यहाँ से एचसीएफ को दबा लो, बाकी इन सबको इधर करो। देखो इसको पकड़ोगे यानी इसकी वैल्यू निकालें, तो ये हमारे सी हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा क्या 225 माइनस 105 इंटू 2। भैया अगर देखो इसमें से इतने को मल्टीप्लाई घटाओगे तो यही नंबर आ जाएगा एचसीएफ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इस एचसीएफ को लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको ऐसे ही लिख लो 225, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या आया, जो नंबर 105 है तो इसके ऊपर वाले ये 105, अब इसको दबा लो और इसकी पूरी वैल्यू निकालो। तो यहाँ माइनस लगाओ, इस ब्रैकेट बना दो और 105 की वैल्यू लिख लो। तो क्या लिखोगे 330 माइनस 225 इंटू 1, और इसके बाहर कितना है 2, इसे लगा दो आप आसानी से। अब इस ब्रैकेट पूरा खोल दो, दिया जाएगा क्या 15 = 225 माइनस 330, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें भी 2 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225 इंटू 2। अच्छा देखो ये 225 कितनी बार 2 टाइम्स, और एक टाइम्स कहाँ है यहाँ पे है, तो ये टाइम यहाँ है और दो टाइम यहाँ पे है, तो ये 2 और 1 ये टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर भैया इसको तुम यक्स समझ लो तो ये हम मान लो अगर ये यक्स है तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाता है वैसा 3x हो जाता है। इस पूरे फंक्शन अगर मैं x समझूँ, क्या समझ लूँ x समझ लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 2x और प्लस x हमेशा क्या हो जाएगा 3x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे। तो ये देखो इसमें भी 225 है, इसमें भी 225 है, अगर कॉमन ले लेते यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा तो 213 ऐसे भी हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं क्या 225 इंटू 3 और माइनस 330 इंटू 2, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे कैसे, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 15 = 225 m प्लस 330 ब्रैकेट में माइनस m, ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्म बन जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे वेयर m = कितना ले लिया हमने 3 एंड n = -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस यहाँ से आपको m और n की वैल्यू दिखा देनी है। कभी कभी आपसे m और n की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी सिर्फ फॉर्म में बोल देगा बदलने के लिए, तो आपसे बदलने के लिए बोले या पूछे तो भी आपको यहाँ m और n के फॉर्म में बदल देना होता है। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना होता है कि जिस नंबर का आपको LCM HCF पूछेगा, जिस नंबर का आपको LCM HCF पूछेगा लास्ट में आपको उन्हीं दोनों नंबर को लाना है, फाइनली वहाँ तक आपको क्वेश्चन को पहुँचाना है। और उसमें जो भी मल्टीप्लाई के फंक्शन में बना रहता है उसी की जगह आपको m और n पुट कर देना है, तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म बन जाएगा और उस m n की वैल्यू साइड में दिखा देनी है। इतना करोगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपका पहला टाइप था जो आपको 3 नंबर दिलाएगा आसानी से। तो इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, आप इसे नोट कर लो अच्छे से, इसके एक एक फंक्शन को देख लो, इस पर बना के कम से कम 5-7 क्वेश्चन बना के आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लो, तो आपको एकदम पूरा तरीका याद हो जाएगा कैसे करना होता है। आपकी बुक में ढेर सारे क्वेश्चन हो गया, कहीं से भी HCF मान के नंबर ढूंढो, निकालो उनको HCF निकालो, किस विधि से, यूक्लिड लेम्मा विधि से करो और उसको पूरे प्रोसेस को करो। देखो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला यहाँ वाला, ये CBSE के लिए है, किसके लिए CBSE के लिए। यूपी बोर्ड वाले इतने करेंगे, यहाँ तक यूपी बोर्ड के लिए, ये किसके लिए यूपी बोर्ड। तो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, सभी के लिए बराबर मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब आप सीधे लिख सकते हो कि यूक्लिड लेम्मा के एल्गोरिथम से ये शेप निकालना है इसका बस सिंपल ही आपको करना है। ये लेम्मा के क्या है, ये मेन फंक्शन है, इसी फॉर्म पे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना इंपॉर्टेंट्स है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट रखना चाहो ले लो या लिखना चाहो लिख लो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अभी जस्ट आने वाला है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कहता क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो भैया यहाँ हमसे बोला क्या है कि हमें दिखाना क्या है ऑड इंटीजर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था, जब मैंने इसको शुरू किया था तभी बताया था कि जो ऑड इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं, इनको हमें दिखाना होता है क्या। अब कोई भी इक्वेशन दे देगा उसके फॉर्म हमें चेक करना होता है। यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ तो मैंने 6 का लिया है, ठीक है, वो आपसे 8 का ले सकता है, 7 का ले सकता है, अल्टीमेटली किसी का भी ले सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा लेना चाहता है, कितना छोटा लेना चाहता है। वो 4 का भी ले सकता है, 5 का भी ले सकता है, किसी का भी ले सकता है। तो किसी का भी ऑड में दिखाने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्म को पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें यहाँ जानकारी रखनी है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन के साथ आपको डील कैसे करना है, यानी इसको कैसे पकड़ना है और किससे सॉल्व करना है। अच्छे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखो सिंपल लिखा है, दिखाइए कि कोई भी ऑड मतलब विषम संख्या, जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो उनका फॉर्म यानी जो उनका रूप होगा, विषम संख्याओं का रूप वो कैसा होगा, 6q + 1 के रूप में होगा, 6q + 3 के रूप में, 6q + 5 के रूप में होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो उनको देखो बस आपको दिखाना है कि इसके रूप में सवाल बनेगी। अब इसको करना कैसे है उसके मैं एक एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ, एकदम आसान तरीके से। आप एक बार में ध्यान से अच्छे से देखना, पूरी चीज़ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, एकदम 100% आप समझ जाओगे। देखो कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन
आपको मैंने बोला था शुरू में कि देखो जिसके फॉर्म में बोलेगा, देखो यहाँ किसके फॉर्म में बोला है 6 क्यूब के रूप में, तो यहाँ देखो जो 6 है यही आपका बी बनेगा। अच्छा आपके पास यहाँ नंबर नहीं पता है कि कौन सा नंबर है, तो यहाँ देखो ये लिखोगे, लिखोगे लेट, अब आपको मान लो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या लोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये मान लेना है कि हमने ए माना है क्या, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई यूक्लिड लेम्मा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बाई यूक्लिड्स, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, ए इक्वल टू, देखो ये हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इस एक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस फॉर्म में अगर होगा तो यहाँ हम क्या करेंगे लेट, अब देखो यहाँ हमें बी की वैल्यू पता चल रहा है, हम बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर हमें यहाँ 6 है सवाल में, तो 6 ही मानना है। मैंने बोला था जो दिया है उसी को आप बी की वैल्यू मान लो, हमेशा डिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलता तो भी आप बी की वैल्यू 6 ही मानते, जो भी जिसका भी बोला रहे बी हमेशा उसी को मान लो। ज़्यादातर को 100% यही करो तुम, कभी भी गलत नहीं होगे, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट भी नहीं आएगा। चाहे कितने आप बढ़ा रहे, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है आपका, लेकिन आपको ज़्यादा झंझट तो नहीं होगा समझने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो बी की वैल्यू हमेशा क्या मानोगे 6, जो इसमें दिया है उसी को बी की वैल्यू आप मान लो। और जब बी की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर क्या होता है, हमेशा बी से छोटा होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके आर के सारे मार्क्स आ चुके हैं। अब यही बारी बारी से हम एक एक केस को चेक करेंगे, कोई भी केस हमारा ऑड हो रहा है इवन हो रहा है। तो देखो एक चीज जानो, अगर कोई भी नंबर ऑड कब होता है और कोई भी नंबर इवन कब होता है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो या कोई भी इवन फंक्शन हमेशा क्या होता है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी अगर वो 2 से डिवाइड होता है, आप बच्चों डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि अगर कोई भी नंबर 2 से विभाजित हो जाता है तो हमेशा क्या होता है इवन होता है। अब यहाँ अगर कोई भी नंबर अगर मैं 2n के फॉर्म में बना दूँ, किसके फॉर्म में बना दूँ, 2n के फॉर्म में, यहाँ n जो रहेगा वो हमेशा इंटीजर रहेगा, तो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमेशा क्या होगा इवन होगा। अगर यही क्या हो जाएगा 2n + 1 हो जाए, क्या हो जाए 2n + 1 के फॉर्म में आ जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन को दिखाना है 2n + 1 के फॉर्म में दिखा देना और इवन वाले को किसमें दिखा देना, 2n के फॉर्म में बना देना। ये दो काम जैसे ही आप कर दोगे सवाल को वैसे ही वो आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑड या इवन बन जाएगा। और ऑड इवन बन जाएगा तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ से कैसे करता हूँ, कैसे करके दिखाता हूँ आपको, कैसे एग्जामिनर को दिखाना है करके, कैसे उसे कम भाषा में समझाना है। तो देखो एक एक को ध्यान में रखते हुए चलो ठीक है। अब देखो यहाँ हम केस लेते हैं, क्या लेते हैं हम, देखो सीधे एक ही बार करते हैं, हम अलग अलग सभी का नंबर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट केस लेंगे, उसी में आपको करते हुए चलते हुए दिखाते चलेंगे। तो केस फर्स्ट, वेन आर इक्वल टू क्या ले लें 0, जब आर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा ए बराबर, अब देखो यहाँ वैल्यू पुट अप करो, बी की जगह क्या रखोगे 6, तो बन जाएगा 6 क्यूब प्लस आर की जगह 0 रखोगे, 6 क्यूब + 0 मतलब जो ए आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 6 क्यूब बन जाएगा। अब अगर हमें इसे इवन दिखाना है मतलब हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, किस फॉर्म में 2n के फॉर्म में लाना होगा। लाओगे कैसे, देखो ये यहाँ 2 कॉमन है, नहीं दिख रहा है तो 2 कॉमन हमें दिख रहा है क्योंकि 2 टेबल 6 आता ही है, तो 2 × इसे लिख सकते हैं क्या 3 क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया देखो ये क्यों एक इंटीजर है और किसी भी इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक इंटीजर होगा, तो यानी ये ओवरऑल पूरा एक इंटीजर है। इस पूरे इंटीजर को हम n मान सकते हैं क्या, इस पूरे इंटीजर को n मान ले, यानी हम ए बराबर लिख सकते हैं क्या 2n। अब देखो ये हमारा क्या बन गया 2n के फॉर्म में बन गया। अगर ये 2n के फॉर्म में बन रहा है तो मतलब हमारा 6 क्यू जो होगा वो क्या होगा एक इवन नंबर होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 6 क्यू इज ए इवन नंबर। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, हमने 6 क्यू को चेक कर लिया। इसी तरीके से जब केस सेकंड पे आएंगे क्या देखेंगे, केस सेकंड हम क्या ले लेते हैं आर की वैल्यू 1 ले लेंगे, केस सेकंड आर बराबर 1 वेन लिख लेना है, वेन आर बराबर 1। तो जब आर बराबर 1 लोगे तो तुम्हारा नंबर क्या बनेगा ए बराबर 6 क्यूब + 1 बन जाएगा। ये देखो बी की जगह 6 रखा तो 6 क्यूब और आर की जगह 1 रखेंगे यहाँ से तो 1 तो 6 क्यूब + 1 हो जाएगा। अच्छा देखो क्या इसमें तुम 2 कॉमन ले सकते हो, देखो ये इसमें तो 2 कॉमन है नहीं, सिर्फ इसमें 2 कॉमन है, यानी यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा तो 3 क्यूब + 1, तो ये तुम्हारा एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू ए तुम्हारा हटा नहीं, हम यहाँ ए की जगह क्या लिख देंगे n लिखेंगे, यानी 3 क्यूब की जगह ये 2n + 1। अब देखो ये 2n + 1 के फॉर्म में बन गया और मैंने बोला था यहाँ 2n + 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो ये पूरी तरीके से एक फॉर्म नहीं बन पाया। तो इसलिए हम यहाँ से ये देखो पूरा 2 का मल्टीपल नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ 1 बच रहा है, और अगर 1 बच रहा है तो आपका क्या हो जाएगा हमेशा ऑड हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हो क्या कि यहाँ से आप दिखा दोगे कि 6 क्यू इज ए ऑड नंबर, क्या लिख दोगे ऑड नंबर, ये आपका सेकंड केस हो जाएगा यहाँ तक। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ जगह है हमारे पास,
तो हम जगह का यूज करते हैं ताकि आपको सारे केस दिखा सकें। अब केस अगर हम थर्ड ले लें, कौन सा ले लें, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, आर बराबर स्क्वायर हमें क्या लेना है, 2 लेना है। अब यहाँ देखो लिखेंगे वेन आर इक्वल टू 2, जब आर इक्वल टू 2 लोगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ से देखो भैया, अब इस पूरे में देखो 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, पूरे में 2 कॉमन, पूरे में 2 कॉमन लो तो ये बनेगा क्या, 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ देखो ये पूरा 2 का मल्टीपल बन रहा है, क्या बन रहा है, पूरा 2 का मल्टीपल बन रहा है। और एक इंटीजर है, इंटीजर को कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा, उसमें कुछ जोड़ोगे तो इंटीजर बनेगा। यानी ये पूरा हमारे एक तरीके से n दिख रहा है। इस पूरे को अगर हम यहाँ n मान ले, क्या मान ले, n मान ले, n बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस पूरे को n मान लेंगे। अब देखो ये हमारा फिर से बन गया किसके फॉर्म में, 2n के फॉर्म में, और हमें चाहिए 2n वाला दिख गया तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 6 क्यूब प्लस 2 इज ए इवन नंबर। कोई दिक्कत है, ये आपका थर्ड केस हो गया। इसी के बाद हम आते हैं क्या, केस फोर्थ पे। क्या आते हैं, केस 4। अब हमारा जो केस 4 है उसको हम देखते हैं। केस 4 क्या हो जाएगा, वेन आर इक्वल टू कितना लोगे, 3 लोगे, क्या लोगे, आर इक्वल टू 3। अच्छा इसको केस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर वहाँ मान लो अपना लिखे, इसको जरूरी समझना है। तो अगर हम केस थर्ड लें तो केस थर्ड क्या हो जाएगा, वेन आर इक्वल टू 3। और जब आर इक्वल टू 3 लिखोगे तो तुम्हारा जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा। क्या बनेगा, 6 क्यूब प्लस 3। देखो भैया हमें मेनली ध्यान क्या रखना है, हमें हर एक में 2 निकालना है, क्योंकि इवन चेक करने के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर 6 क्यूब, इस 3 को लिख सकते हो क्या, 2 प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ तक में हमारा 2 कॉमन है, लेकिन इसमें ये 1 कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 2 कॉमन लोगे क्या बनेगा, 3 क्यूब प्लस 1 और बाहर 1 बनेगा। अब ये पूरा हमारा एक इंटीजर है, इसकी जगह हम n रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, a बराबर 2n प्लस 1। अब ये देखो फिर क्या बन गया, 2n प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है 2n प्लस 1, मतलब यहाँ से तुम्हें ये पता चल गया कि जो हमारा नंबर है 6 क्यूब प्लस 3 इज ए ऑड नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया थर्ड केस। अब इसके बाद आते हैं किस पे, केस नंबर 4 पे। तो केस जो 4 है, ठीक है, केस 4 क्या लेंगे, वेन आर इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हम 1 लिए थे, 2 लिए, 3 लिए, अच्छा यहाँ 3 2 बार डाल दिए हैं। यहाँ ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा केस नंबर, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ थर्ड दिखा था मैंने, यहाँ 4 दिखा, केस नंबर 5। वेन आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, जब आर की वैल्यू 4 लेंगे, जब आर की वैल्यू 4 लोगे तुम्हारा नंबर जो बनेगा क्या बनेगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4 बन जाएगा। अब इसमें देखो तुम्हें सीधे दिख रहा है 2 पूरे में का, मतलब 2 बाहर ले लोगे तो 3 क्यूब प्लस 2 बनेगा। और ये हमारा एक इंटीजर है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2n हो जाएगा। जैसे ए बराबर 2n बना तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 इज ए इवन नंबर। क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब केस 5 यहाँ लिखा देते हैं। आपको अगर अब दिखेगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होगे यहाँ तक। तो जैसे ही आप समझ गए होगे यहाँ से हम दिखाते हैं, वेन आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम 5 ले लेंगे। हमारा ए बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। इसको लिख सकते हो क्या, 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं है। ये देखो 4 प्लस 1, हमेशा देखो तुम्हें 1 लाना लास्ट में 8 दिखाने के लिए, ये थोड़ा सा तुम्हें पता भी होना चाहिए। तब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा पूरा इंटीजर बन रहा है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1। अब आपको पता चल गया 2n प्लस 1, ये हमारा क्या है, इंटीजर किस फॉर्म में आ गया, 2 प्लस 1 के फॉर्म में। और 2 प्लस 1 हमेशा क्या होता है, 8 होता है। तो आप लिख सकते हो क्या, 6 क्यूब प्लस 5 इज ए ऑड नंबर। तो देखो ये आपने पूरा क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया इतना बड़ा। ये देखो आपने पूरा कैलकुलेशन कर डाला, ये पूरा इस तरीके से बड़ा सा है। देख रहे हो ना कितना बड़ा कैलकुलेशन आया। तो देखो ये दिखने में बड़ा है लेकिन करने में बहुत आसान है। मैंने कुछ नया किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको नंबर पता होना चाहिए। नंबर मैंने 2 निकालने की कोशिश की, जैसे ही 2 निकलता गया तो हमने उसे बताते गए कि वो ऑड है, इवन है। जैसे सिर्फ 2n बना तो हमारा इवन हो गया, 2n प्लस 1 के फॉर्म में दिखा तो हमारा ऑड हो गया। तो इस तरीके से मैंने हर एक केस को क्या कर दिया, चेक कर दिया। अब इसमें देखो ऑड बना कौन कौन सा, देखो ये पहला वाला इवन आया था, पहला केस। हमारा ऑड कौन कौन सा बना, ऑड हमारा सेकंड केस बना है, ठीक है, ये हमारा क्या बना है, ऑड नंबर बना है। थर्ड केस क्या बना है, हमारा इवन बना है, नहीं दिखेंगे। फोर्थ वाला क्या बना है, ऑड बना है। और कौन सा बना है, फिफ्थ वाला नहीं बना, ये हमारा सिक्स्थ वाला था, ये हमारा सिक्स्थ केस था, ध्यान रखना। तो जो सिक्स्थ केस है ये हमारा क्या बना, ऑड बना। तो हमारे पास 3 ठो ऑड बने, कौन कौन सा, एक 6 क्यूब प्लस 1 वाला बना, दूसरा 6 क्यूब प्लस 3 वाला बना, और चौथा तीसरा कौन बना, 6 क्यूब प्लस 5 वाला। तो देखो हमारे सवाल में पूछा था मेनली ऑड नंबर को आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो। तो देखो एक के लिख सकते हो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। क्यों लिख सकते हो, ये आपको दिखाना था। तो आपने हर एक चीज को क्या कर दिया, दिखा दिया। तो अब आप इसे लास्ट पे लिख देना, हेंस
मेरे पास जगह कम है, ठीक है, मिटाना मैं चाहता नहीं। आप लोग इस चीज़ को लिख देना, यहाँ से लिख देना लास्ट में हेंस लिख के, और ये सारे नंबर लिख देना 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑड इंटीजर्स। क्या है? ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। ये आप लिख देना, ये आपने दिखा दिया। इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना होगा। ये अगर आप एग्जाम में आएगा तो ये भी आपको कितना नंबर देगा? 3 नंबर देगा। सीबीएसई वाले इसको विशेष ध्यान दे दो। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो इसे विशेष ध्यान दे दें, क्योंकि उनके में पूछ सकता है इस बार, क्योंकि आप में रूट 2 हट गया है, तो रूट 2 हटा है तो आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो ये सारी चीज़ें केस पूछ सकता है आपसे। ये केस इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लो, हर एक चीज़ को देख लो, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको या तो कोशिश करो, देखो इसको लिखो और इसे करने की कोशिश करो। आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं 3-4 तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने होते हैं। यहाँ सब बच्चों को दिक्कत होती है बी किसे माने, तो मैंने बी माने का सिंपल तरीका सिखा दिया है। दूसरी चीज़ आर कैसे निकाले, तो मैंने ये भी बता दिया। आर हमेशा क्या होगा, जो ये बी वाला होगा इससे छोटे जितने भी नंबर लिख सकते हो लिख लो 0 से लेके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मेनली 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रखनी है। बाकी ये सारे ऐसे नंबर बनाने हैं आपको, हर एक नंबर बनाते चले जाओ, नंबर बनाते जाओ, उसमें देखते जाओ। अगर मुझसे यहाँ डिविजिबिलिटी पूछा होता, क्या ये 2 से डिविजिबल है, देखो अगर आर इवन के लगभग पूछता है क्या ये 2 से डिविजिबल है, या इसमें से कौन कौन से 2 से डिविजिबल नहीं है दिखाइए, तो भी आपको यही काम करना होता, फिर भी आप यही दिखाते हैं। सब में 2 कॉमन आ जाता है, जिसमें 2n का फॉर्म बनता है और 2 से डिविजिबल है, और जिसमें 2n + 1 ये 1 जो बच रहा है ये हमारा क्या बच गया, शेष बच गया, तो हमारी डिविजिबिलिटी को भी खराब करता है। तो यहाँ देखो आप किसी भी केस का करने के लिए सिंपल यही फंडामेंटा अपना सकते हो। अगर यहीं से हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोल देता या किसी और की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोल देता, तो हमारा देखो फंक्शन यही रहता। देखो हमारे तब ये नंबर न रहते हैं, फिर वहाँ वो दिया रहता कि जो डिविजिबिलिटी है वो किस फॉर्म में रहेगा नंबर, तो डिविजिबिलिटी नहीं होगी। जैसे अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ ऐसा बोलेगा n³ - n का फॉर्म रहेगा, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। अब आपका यहाँ n जो है ये आपके दिमाग में आएगा, ये यहाँ n होगा क्या, तो n यही होगा। जहाँ आप a लिखे हो तो इसी को आप क्या मानोगे, जहाँ मैंने माना लेट a n = 0 वहीं आप क्या मानोगे n, और n की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो पहला n ये हो जाएगा, दूसरा n ये हो जाएगा, तीसरा n ये हो जाएगा, चौथा n आपका ये वाला हो जाएगा, पांचवा n आपका ये वाला हो जाएगा, छठा n आपका ये छठा है, ये आपका पांचवा है। 6³ + 4। अब इसी का क्या कर देना है, आपको क्यूब करना है, उसमें से n घटा देना है। क्यूब करके n घटाओगे, फिर देखोगे क्या उसमें 6 कॉमन आ रहा है। अगर 6 कंप्लीटली कॉमन आएगा तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी रहेगा। अगर 6 कंप्लीटली कॉमन नहीं आता, उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो वो डिविजिबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने एक ही सवाल में आपको कुछ बताने की कोशिश किया। वैसे मैंने अगला नंबर ले भी रखा है यही सवाल का, ठीक है। तो मैं अगले नंबर आपको डिविजिबिलिटी भी चेक करके दिखा देता हूँ, और वहाँ क्वेश्चन भी लिख के दिखा देता हूँ वास्तव क्वेश्चन लिखा कैसे रहेगा, ठीक है। तो आपको ये मेनली इसको ध्यान देना है, इस चीज़ को आप नोट कर लो, कॉपी डाउन कर लो। इस पर देखो, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसको देख लो, समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। करा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, तो यहाँ बोल रखा है फॉर पॉजिटिव एनी इंटीजर n प्रूव दैट n³ - 1 इज डिविजिबल बाई 6। देखो मैंने बोला था अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो देखो ये भी एक टाइप है यूक्लिड लेम्मा का ही, तो इसे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब यहाँ आपसे डिविजिबिलिटी पूछा है, डिविजिबिलिटी दिखाओ, तो अगर आप पूरे में 6 कॉमन दिखा देते हो, क्या दिखा देते हो, 6 पूरे फंक्शन में अगर कॉमन बनता है तो क्या होगा, 6 का डिविजिबल होगा, ये चीज़ आप बता सकते हो। अब यहाँ देखो आपको करना क्या है, अगर हिंदी में देखो पूछेगा क्या, उनसे बस ये कहेगा कि क्या आप दिखाओ कोई भी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या होगा, अगर n है, कोई धनात्मक पूर्णांक n है, तो दिखाइए कि n³ - n जो होगा वो क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ये यूपी बोर्ड वाले अपने क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बोल रखा है। तो विभाज्यता आपको चेक करनी है, 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। जो n होगा वो किस फॉर्म में होगा, n के फॉर्म में होगा। इस बार जो आप यूक्लिड लेम्मा का इंटीजर मानोगे, क्या मानोगे, n मानोगे। देखो इसका जो सोल्यूशन करोगे, क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे लेट n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, यहाँ पे बोल भी रखा है जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है वो हमारा n है, तो हमने यहाँ n मान लिया। तो बाई यूक्लिड लेम्मा क्या करोगे, बाई यूक्लिड्स। जो यूक्लिड्स आप होते हैं ये n की वैल्यू क्या बताते हैं, n बराबर मैंने बता रखा है होता है a, यानी n बराबर होता है क्या है, b³ + r के फॉर्म में होता है। जो n होगा यहाँ किस फॉर्म में होगा, b³ + r। पिछले क्वेश्चन मैंने n की जगह a माना था, तो हमने कोई भी नंबर मान रखा था। यहाँ आपको बोल रखा जो इंटीजर है वो आपका क्या होना चाहिए, n ही होना चाहिए। यहाँ मैंने n मान लिया क्योंकि इसमें n का इक्वेशन बना के दे रखा है, किस टाइप का नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। देखो यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे ये हमेशा 60 डिविजिबल होगा, चाहे आप चेक कर लो। अगर n बराबर में आप n बराबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर यहाँ रखोगे, बड़ा सा छोटा सा चाहे जो भी, अगर उसका क्यूब करके वही नंबर से घटा दोगे तो हमेशा 60 डिविजिबल होगा। जैसे मान लो मैं चलो यहाँ 3 लेके चेक करता हूँ, तो 3 का क्यूब करेंगे
3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 27 से अगर 3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 24। देखो n का क्यूब करो n घटाओ तो ये 24 आ जाएगा। अब इसे 6 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम में कट जाएगा। तो देखो यहाँ जो फंक्शन दिया रहता है वो पहले से ही चेक किया हुआ रहता है कि हाँ ये इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो डिविजिबिलिटी होगी ही होगी। इसी तरीके से स्क्वायर वाले का फॉर्म दे देगा तो वो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। आप चाहे जो भी नंबर लेके चेक करोगे उतना करने पे जोड़ने या घटाने पे वो चीज़ बनेगा। तो ये आपको मेन ये फंक्शन को पकड़ना है। देखो मेन इसको लॉजिक को पकड़ो। देखो रटना या करना बड़ी बात नहीं होती, उसके लॉजिक को पकड़ो जो दिया है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पकड़ो। अगर मान मैं यहाँ अब किसी को लग रहा है सर मैं नंबर बदलता हूँ, आपको ये नंबर जो चलो 7 ले लेते हैं, बड़ा सा नंबर है तो 7 का क्यूब करो 7 घटा दो तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 50 क्या हो जाएगा 343 होगा। और माइनस में क्या कर दो 7 कर दो तो 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 40 में से और कितना माइनस करना है 4 बचा है क्या हो जाएगा 3 3 4 हो जाएगा। यही आएगा नहीं 7 6 13 होता है ना 6 हो जाएगा। ठीक है तो 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा आराम से 6 5 30 और 6 6 30 देखो कट गया। तो कोई भी नंबर होगा अगर आप उसका क्यूब करके वही नंबर घटाओगे तो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ फिक्स है, ये अल्टीमेटम फिक्स है। या आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो 1 से लेकर अनंत तक जितना भी नंबर गिनती आती होगी तो आप किसी को चेक करोगे तो ये फंक्शन काम करेगा ही करेगा। अब यार चीज़ आपको पता चल गया। अब इस चीज़ को आपको प्रूव करके दिखाना है। ये तो हमने नंबर लेके चेक कर दिया डायरेक्ट, अब हमें इसको इस नंबर से चेक करना है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने बोला था देखो जिससे डिविजिबिलिटी बोले उसी को आप डी मान लो। यहाँ लिख दोगे लेट b इक्वल टू 6। अगर b इक्वल टू 6 है तो यहाँ जो r होगा वो क्या होगा 6 से छोटा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी यहाँ से r की वैल्यू जो हो जाएगी मेन तो r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। सेम अब हम यहाँ से क्या लेंगे केस फर्स्ट, वही सेम पिछला वाला काम। केस फर्स्ट वेन क्या लेंगे r इक्वल टू 0 जब लोगे, जब r इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ रखोगे इस नंबर में n का जो मान आ जाएगा क्या हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। n की वैल्यू क्या आ गई 6 क्यूब। अब n का मान कितना आ गया 6 क्यूब। अब हमें चेक किस पे करना है n क्यूब माइनस n पे। तो चेक करेंगे इस पे, इस n की वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे ये देखो हमारे ये नंबर बन जाएंगे। तो आप देखो सारे नंबर बना लो फिर चेक करते चले जाओ हर एक केस के लिए, या केस ही ले लो सीधे कोई दिक्कत नहीं। केस फर्स्ट ये वेन r इक्वल टू 0 लिखा था। अब यहाँ देखो ये हमारा आ चुका, चेक करो। चेक करेंगे तो n का क्यूब मतलब क्या करेंगे अब ये देखो ये लिख लो n क्यूब माइनस 1 में। ठीक है तो इस पे चेक करेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 6 क्यूब रखेंगे। अब 6 क्यूब का क्या कर देंगे क्यूब माइनस 6 क्यूब करेंगे। अब इस चीज को जब करेंगे तो देखो 6 का क्यूब माइनस 6 तो यहाँ देखो ये इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 6 छंग 36 छक्का 216 216 क्यूब क्यूब माइनस 6 क्यूब हो जाएगा। इस पूरे में 6 कॉमन दिख रहा है, सिंपल सी बात है। जब यहाँ हमें पूरे में 6 कॉमन दिख रहा है यहाँ देखो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है तो यहाँ देखो इसमें अगर हम 6 क्यूब कॉमन ले लें तो 6 कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना 6 3 जा 18 और 6 3 जा 36 तो यह आ जाएगा 36 क्यू हो जाएगा। क्यू ना कॉमन लो 6 कॉमन लो 36 क्यूब, यहाँ क्यूब क्यूब रहने दो माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्यूब। देखो ये एक इंटीजर है ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर क्यूब करके मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर बनेगा, इंटीजर उसमें घटा दोगे तो भी इंटीजर रहेगा। मतलब ये पूरा एक इंटीजर बन रहा है। इसकी जगह हम कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं, कुछ भी मान लो m मान लेते हैं तो ये हमारा बन गया क्या 6m यानी n बराबर क्या हो गया 6m। ये देखो ये n क्यूब माइनस n की वैल्यू है, किसी वैल्यू है तो यहाँ से लिख दोगे n क्यूब माइनस n बराबर क्या आ गया हमारा 6m बन गया। अब देखो ये m हमारा क्या एक इंटीजर है और ये किसके फॉर्म बन गया 6 के फॉर्म बन गया। तो जैसे ये देखो 6 का मल्टीपल बन गया तो ये 6 से अब डिवाइड होगा ही होगा। अब यहाँ m की वैल्यू आप कोई भी डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमेशा क्या होगा 6 का मल्टीपल ही रहेगा। जब 6 का मल्टीपल है मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या 6 क्यूब इज डिविजिबल बाई 6। यहाँ से हो जाएगा यानी आपका पहला पता चल गया 6 क्यूब ये क्या होगा डिविजिबल होगा। जब आपका नंबर इस फॉर्म में होगा 6 क्यूब के फॉर्म में होगा तो वो 6 के डिविजिबल होगा। तो हमारा था क्या केस फर्स्ट। अब यहाँ हम चेक करेंगे क्या केस सेकंड। इसी तरीके से आपको देखो सारे केस चेक करने, मैंने 2 3 कर दे रहा हूँ बाकी आप खुद चेक कर लेना। केस 2 चेक करते हैं। जब वेन r इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए तो हमारा जो नंबर बनेगा n की वैल्यू हो जाएगी क्या 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगी, n यही हो जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है n क्यूब माइनस n पे। n क्यूब माइनस 1 पे चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट लिख लो 6 क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसको खोलो तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब और 216 क्यूब क्यूब प्लस b क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। इसी फार्मूले से आपको इसको खोलना है, तो ये खोल दोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 3 जा 108 होता है, क्या होता है 108, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा q², ये हो जाएगा प्लस 3ab, 6 3 जा 18 और ये 1 ही रहेगा, मतलब आ जाएगा 3 को यहाँ 6 क्यूब रखोगे, 6 3 जा 18 और यहाँ 1 रखोगे तो 18 क्या हो जाएगा, ये वाला इस वाले रखना है, 6 3 जा 18 और b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रखोगे तो 18 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 6 क्यूब और माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, देखो ये यहाँ एक -1 है और यहाँ एक +1, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। और ये 18 क्यूब 6 क्यू है और ये 6 है, इसमें घटा दोगे तो 12 बचेगा, इसको लिख सकते हो क्या 216 क्यूब क्यूब प्लस 108 क्यू² प्लस 12 क्यूब। भैया इस पूरे में देखो क्या तुम्हें 6 कॉमन दिख रहा है पूरे फंक्शन में, हाँ आलसी समान से बात दिख रहा है, यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा क्या वही 36 क्यूब प्लस 6 1 जा 6 4 तो 6 8 जा 48 18 क्यू² प्लस 6 2 जा 12 क्यूब। देखो इन सब में इंटीजर क्यों है, और इंटीजर कुछ भी करोगे तो इंटीजर, यानी ये पूरा एक इंटीजर बन रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि 6 इस पूरे इंटीजर को m मान लेते हैं, इस पूरे इंटीजर को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो देखो ये भी 6m के फॉर्म में बन गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में भी अगर नंबर होगा तो भी वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ से हमने 2 केस चेक कर लिया, एक केस और चेक कर देता हूँ। देखो यहाँ केस थर्ड अगर हम चेक करें, केस थर्ड चेक करेंगे वेयर r=2 पे लेंगे, हमारी जो n की वैल्यू आ जाएगी क्या 6 क्यूब प्लस 2 बन जाएगी। फिर तुम्हें देखना किसके लिए n क्यूब -1 पे चेक करना है। देखो ये तुम्हारा n है, इस n को इतना करके चेक करते हैं क्या बनता है या नहीं बनता है। यहाँ करेंगे 6 क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 2, और फिर इसको वही फार्मूले से खोलोगे तो 216 क्यू² प्लस 2 का 4 हो जाएगा, बस और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, तो 8 हो जाएगा। और इसको देखो करोगे 36 3 108 और 108 दूना 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 क्यू² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा अब इस बार 6 दूनी 12 12 36 यानी 36 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्या बनेगा 6 क्यूब, ठीक है, और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब करोगे ये हो जाएगा 216 क्यूब प्लस 216 क्यू² और ये 36 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 30 क्यूब। अब देखो यहाँ 8 नंबर है और यहाँ -8 में 2 घटाओगे कितना जाएगा 6। अब भैया देखो पूरे फिर 6 कॉमन दिख रहा है, पूरे फिर 6 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 6 कॉमन लेकर बाकी पूरे को m मान लोगे, फिर 6m के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ देखो हमारे सारे नंबर क्या हो रहे हैं 6m के फॉर्म में बन रहे हैं। तो जब अगर आपका नंबर इस फॉर्म में बन जा रहा है यानी पूरे की जगह आप m पुट कर पा रहे हो और लास्ट में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो आल्सो क्या होगा हमेशा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 6 क्यूब प्लस 1 भी डिविजिबल होगा, 6 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में आएगा तो भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर आप कोई भी नंबर मानते जाओ, लगातार कोई भी नंबर मानते जाओ, सारे नंबर अगर उनका क्यूब करके उसमें से n घटाओगे तो हमेशा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 1 2 3 का केस करके दिखा दिया, बाकी बचे जो 2 केस हैं वो आप खुद कर लेना, 3 4 5 देखो, क्योंकि यार कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है, समय भी बर्बाद होगा, चीज़ें वही करनी है, सब में आपको ऐसे क्यूब करना है, उसमें घटाना जोड़ना है, चेक करना है कि 6 उसमें पूरे में कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 6 कॉमन हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो आपको ऐसे पूरा करके बाकी बचे केस तीनों चेक कर लेना। 3 मैंने कर दिया, आपको समझने के लिए दिखा दिया कि होता क्या वास्तव में। उसमें तो पिछला वाला करके दिखा तो वही आप समझ सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में करना कैसे होता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ आपको ये n निकालना होता है, n की वैल्यू चेक करना होता है किस पे n क्यू माइनस n पे। तो इस पर आपने चेक कर लिया, आपने चेक करके दिखा दिया हाँ डिविजिबल हो रहा है, हो गया, बस खत्म काम। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हो। इस टाइप की सवाल आएगी तो आपको 3 मार्क्स देती ही जाएगी। तो यूक्लिड लेम्मा पे देखो मैंने जो टाइप बताया था वो मैंने लगभग सारे करा दिए, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब वाला मैंने नहीं करा, स्क्वायर और क्यूब भी सेम ऐसे ही करना होता है। देखो यहाँ मैंने जैसे यहाँ देखो यहाँ क्यूब किया ही है, क्यूब करके घटाया है, मतलब क्यूब वाले में उस नंबर का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, क्यूब पूछा रहेगा, स्क्वायर बोला रहेगा तो स्क्वायर कर लोगे, फिर जो चीज़ पूछा रहेगा वही चीज़ कॉमन ले लेना, बस इतना ही करना है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ को अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, ताकि मैं आपको ये 20 दिन की जर्नी में 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% मार्क आप निकाल सकते हो। अगर इतनी चीज़ों को आप कर लिए तो गारंटी दे रहा हूँ 100%, आप हर एक चीज़ को फोड़ के आओगे एग्जाम में, एक भी नहीं छूटेगा। तो इसको आप कॉपी कर लो यार, लिख लो।
देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन में और मतलब जो चौथे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो इस टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपके 1 नंबर वाले सवाल बनते हैं। कितने नंबर वाले? 1 नंबर वाले। अब इस 1 नंबर वाले सवाल में आपसे मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देखो यहाँ ऐसे आपसे 2 तरीके से पूछेगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक यूक्लिड के मेथड से। यूक्लिड वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया कैसे करना होता है, आप उस पर 2 4 5 क्वेश्चन ले लो, कर लो, देख लो, आपको अच्छे समझ आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको इसके साथ ही करा दूंगा। मैंने एक यहाँ नंबर दे रखा है और ये वाला जो फंक्शन है इसे भी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। तो आपको ये फंक्शन, इस फार्मूले को तो जरूर याद रखे रहो, 1 नंबर आपको अच्छे से दिलाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी बड़े से नंबर का आता है तो भी आप करके दिखा सकते हो। अच्छा, इस पर देखो एक स्टोरी बेस्ड जो यानी कि फंक्शन यानी कहानी लिखे हुए वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपने इस क्वेश्चन सीरीज में सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि देखो ज़्यादातर पूछा नहीं गया है कभी भी। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप उसमें भी एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होता है। मेनली निकालना एचसीएफ और एलसीएम ही होता है। उसमें 1-2 टाइप क्वेश्चन जो हैं अगर आप लोग कहोगे इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती वो चीज़ें, तो मैं उसके 1-2 क्वेश्चन करके ये जब 20 दिन का सीरीज खत्म होगा तो उसके बाद डाल दूंगा। फिलहाल मैंने इसमें नहीं शामिल किया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और वो क्वेश्चन लिखने में समय ज़्यादा जाता है, फिर उसको समझाओ, फिर चलाओ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो पूछता भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया है। अब देखो यहाँ दिया है क्या 36 84, ये हमारे पास 2 नंबर है, 1 नंबर ये है और 1 नंबर ये है। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है और ये भी दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो मैं एक ही साथ चारों चीज़ आपको सिखा देना चाहता हूँ एक ही क्वेश्चन में। मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया ताकि मैं मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय हमारा खराब ना हो। अब इन चीज़ों को करके देख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं 36, नीचे लिखते हैं 84 और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इनको दिखते हैं कि किससे किससे कर सकते हैं। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी निकाल सकते हो करके, ठीक है, इसका और ऐसे इसका भी, दोनों को अलग अलग कर लो और दोनों को लिख लो, फिर उसमें से कंपेयर कर लो। तो यहाँ देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, याद है तो भी कर सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 से कर दोगे 15, फिर 2 से कटेगा 9, फिर 2 से कटेगा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा 3। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या बना 2 2 3 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 4 लास्ट में 2 से कटेगा, 2 से काट दो 42, 2 से काटोगे 21, 2 से कटेगा नहीं, 3 7 जा 21, 7 कटा 1 हो गया। तो यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया 2 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बन चुके हैं। देखो ये एलसीएम में क्या करना होता है, जब एलसीएम निकालोगे तो सबको लेना होता है। क्या लेना होता है? सबको लेना है, लेकिन जो दोनों में रहे उसे एक ही बार लेना है, जो दोनों में रहे उसे एक बार लेना है, बाकी लेना सबको है। ये किस में करना है? एलसीएम में। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे? एलसीएम। देखो इसका नाम ही क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे कम जो मल्टीपल आता है। तो यहाँ देखो अगर हम एलसीएम निकालें, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे, देखो ये हमारे पास रहेगा 2 इसमें भी है, दोनों में है, तो ये 2 आ ही जाएगा। ये 2 इसमें भी 2 2 है, तो ये भी 2 आ ही जाएगा। ये 3 3 दोनों में है, तो ये 3 आ ही जाएगा। अब देखो लास्ट बचा क्या, यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 7 है। हमें ये तुम नहीं करना है कि इस 3 को छोड़ दोगे तो तुम 3 बद नहीं, इस 3 को भी लिखना है और इस 7 को भी लिखना है। तो जो 2 बार थे उनको एक बार लिखना है और जो नहीं है उनको भी तुम्हें लिख देना है। यही होता है क्या इसका एलसीएम निकालने का तरीका। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 और 36 इंटू 7 करोगे तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 4 25, 252 नंबर होगा, जिससे क्या होगा इससे डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा ये नंबर। तो ये जो मल्टीपल नंबर होता है वो क्या होता है, यानी ये जो नंबर है इसका भी एक तरीके का मल्टीपल है और इसका भी एक तरीके का मल्टीपल है। मतलब अगर इसकी भी टेबल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा और इसकी भी टेबल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा। तुम लोग काफी सीखे होगे, जैसे मैं बोलूँ 2 का मल्टीपल लिखो तो 2 का मल्टीपल लिखने के लिए बोलता हूँ क्या लिखते हो 2, ऐसे लिखते हो ना 2 4 6 8 10 12, तो किसके मल्टीपल हो गए 2 के मल्टीपल हो गए। इसी तरीके से देखो इसके नाम में क्या लिखा होता है मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल होता है किसका 84 का और 36 का। सॉरी, अब आपको आज एलसीएम में काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर होगा कि वास्तव में यहाँ मल्टीपल लिखने का मतलब क्या होता है। और जब यही एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसी सवाल का अगर एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी जो सबसे बड़ा हो और जो दोनों में हो। क्या हो? जो सबसे बड़ा हो और दोनों में हो। क्या हो? सबसे बड़ा भी हो और दोनों में हो। तो देखो ये यहाँ तुम काफ़ी कंफ्यूजन में पड़ोगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ जो तुम्हारा मल्टीपल बनेगा वो काफ़ी ढेर सारे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? काफ़ी ढेर सारे बनेंगे। तो यहाँ आपको चेक करना है कि इसका एचसीएफ जो होगा वास्तव में होगा क्या। ठीक है,
तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो मैंने आपको एलसीएम के लिए समझा रखा था। अब एचसीएफ में आप इसको कैसे पकड़ोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ नीचे वाला रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो देखो इसके फैक्टर कौन कौन रहे थे, 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो ये मैंने इसका नंबर लिख दिया 36 2 2 3 3 ये बना था, और इसका क्या बना था 84 का 2 2 3 7 यहाँ था, मैंने निकाला था फैक्टराइजेशन। अब देखो हमको यहाँ पकड़ना क्या है, एचसीएफ पकड़ना है इस बार। एलसीएम में तो मैंने आपको क्या बताया, जो दोनों में रहे उसे एक बार लिखना है, और जो नहीं है उसे भी आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एचसीएफ में आपको क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी मैक्सिमम दोनों में क्या क्या आपको कॉमन मिलता है। जो चीज़ दोनों में मैक्सिमम कॉमन मिलेगा उसको लिख लेना है। जैसे देखो 2 2 इसमें भी है, तो 2 2 एक 2 यहाँ एचसीएफ वाले में क्या करोगे, लिख लोगे। 8 2 2 दोनों में है, तो इसलिए इस 2 को भी क्या कर लोगे, यहाँ लिख लोगे। ये 3 3 दोनों में, इस 3 को भी क्या कर लोगे, लिख लोगे। अब देखो यहाँ एक 3 बच गया, यहाँ एक 7 बच गया। ये देखो दोनों में कॉमन नहीं था, इसमें एक ही में था, यानी इसमें एक 3 था। अगर इसमें भी यहाँ 3 होता तो हम लिख लेते, लेकिन नहीं था तो नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 7 था, यहाँ भी 7 होता तो हम 7 को भी लिख लेते, तो नहीं था तो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ कौन बने, यही 3 बने, 2 दूनी 4 3 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन गया, 12। मतलब जो इसका एचसीएफ आया कितना गया, 12, और जो इसका एलसीएम आया कितना आया था, मिटा दिया क्या यार, 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 27 7 6 42 7 1 21 4 25 252, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना था, 252 आया था। तो ये आपका आया एलसीएम 252, और ये आ गया एचसीएफ 12। अब देखो हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है या नहीं होता है। ये इतनी चीज़ें समझ आ गई, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो बस समझने के लिए मैंने किया था, आप लोग कर सकते हो, इतने गलत थोड़ी। अब देखो चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। तो एलसीएम हमारा कितना आया 252, एलसीएम हमारा 252 इंटू एचसीएफ कितना आया 12 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या बराबर आएगा 36 इंटू 84। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या इनके बराबर आएगा नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं, 12 2 जा 24, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, 12 5 जा 16, 2 जोड़ोगे तो 62, 6 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 6 देखो 12 5 जा 60 का 6 होगा, 12 2 जा 24 और 6 जोड़ोगे तो 30, ये आ गया 3024, यह आ चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या भी आंसर आता है, यहाँ कर लो 84 36, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 टू 50 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 1 25, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 5 5 10 2 3024, ये भी यहाँ देखो आ गया 3024। यहाँ से आपको पता चल गया कि किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीपल, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपसे ज़्यादातर यही सवाल पूछेगा एक नंबर में, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बहुत कम देता है, अगर दे भी देता है तो आपका फायदा ही है। अगर एलसीएम एचसीएफ आता है तो आपको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ये नंबर का मल्टीपल करके देगा तो यहाँ से पता कर लेना होता है। सवाल कैसे दे देगा, इसमें से एक नंबर गायब कर देगा, क्या देगा, सवाल कैसे दे देगा, इस चीज़ को मैंने कर दिया, थोड़ा मिटा के दिखा देता हूँ। वास्तव में आपसे जो एक नंबर सवाल आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, यहाँ से ये नंबर गायब कर देगा। अब क्या देगा कि दो नंबर हमारे पास 36 और 84 है, जिनका एलसीएम इतना है, तो हमें एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो एलसीएम जगह आप क्या लगाओगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इधर इसको 12 से काटो, ठीक है, हो जाएगा 12 3 जा 36 हो जाएगा, इधर 12 काटोगे, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, फिर इसको काटो, 3 7 जा 21, 7 आ गया, 7 से फिर काटो, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई थी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इस तरीके से आपसे एक नंबर में सवाल बनेगी, ये इस टाइप सवाल की बनेगी, एक नंबर में दे देगा। तो आप आसानी से कर सकते हो, सीधे लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, दोनों नंबर के मल्टीपल और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और वहाँ किसी को गायब कर देगा, जिसको गायब करेगा उसी की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना, बाकी सबको रख के इसे सॉल्व कर लेना, कटपिट कर लेना इधर उधर। तो आपको टेबल जितनी अच्छी से आएगी उतनी अच्छी से आप आसानी से कर सकते हो। तो वो भी आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन में खत्म हो चुके हैं। ये आपके पहले वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड थे, पहले दूसरी एक्सरसाइज से 3 चीज़ों का आपको करना था, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फंक्शन है वो आता है क्या, √2। क्या आता है, √2। इसको तो कर लोगे ना, इसको मिटा देते हैं, समझ ही गए होगे। इसमें कुछ है नहीं यार, सिंपल है, आसान है, सब चीज़ें कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है करने लायक ज़्यादा। यहाँ से कुछ वैसे क्वेश्चन बनते हैं जो स्टोरी टाइप को, स्टोरी वाले तुम्हें पढ़ना होगा, समझना होगा। स्टोरी वाले तरीका बता दिया तो तुमको, देखो जैसे स्टोरी वाले एलसीएम करना क्या होता है, देखो स्टोरी पढ़ना, वहाँ आपको
पढ़ के समझना होता है कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ ऐसे ही निकालना होता है, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं करना होता। वहाँ भी नंबर लिखे ही होते हैं, उनके एलसीएम निकालने होते हैं, एचसीएफ निकालने होते हैं। एचसीएफ तब निकालना होता है जब आंसर तुम्हारा छोटा आ रहा हो, जब आंसर तुमसे छोटा पूछ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ हमेशा क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। वहाँ ज़्यादातर जैसे कि किसी भी चीज़ को इक्वली पार्ट में बांटना, इसलिए देखो एचसीएफ वाले में कुछ ऐसी सवाल आ जाएगी कि कोई भी चीज़ इक्वल पार्ट में बराबर बटेगी, या ईच प्रत्येक को बराबर मिलेगी। तो इक्वल ईच ये सब शब्द जैसे आएंगे तुम्हें वहाँ समझना है हमेशा क्या निकालना है, वहाँ हमेशा एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कब निकालना है, जब सवाल में क्या हो, किसी चीज़ को पता करना हो कि कब वो उतनी बार दोबारा काम होगा, यानी जहाँ बड़े बड़े आंसर हैं, ठीक है, तो वहाँ हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट आता है। क्या आता है, गिवन डाटा से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, हमेशा क्या आएगा, एलसीएम लार्जेस्ट आएगा। ठीक चीज़ आपको पकड़ना है कि एलसीएम जब लार्जेस्ट आए तो आपका क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है, और जब छोटा है तो हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। ये तो जो ध्यान रखना। देखो इसमें जो कुछ सवाल बनते हैं, देखो एलसीएम वाले हमेशा वो सवाल बनती है जो एलसीएम निकालना होता है। जैसे कि 2-3 लोग राउंड लगा रहे हों, ठीक है, 2-3 लोग राउंड लगा रहे हो, जो आपके पेपर पूछता है, राउंड लगा रहे हो तो भी पूछता है, या राउंड वाले सवाल बन गए, चक्कर लगा रहे हो, या घंटी बज रही हो, बेल वाले सवाल हो गए कि बेल पूरे अंतराल फिर से एक बार कब साथ में बेल बजेगी, तो ये सब एलसीएम वाली सवाल होती है। मेनली ये पूछा गया है 2 बार, तो इनको ध्यान रखना है। राउंड वाला पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, बेल वाला पूछेगा तो भी आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो मैं इसके सवाल करवा दूंगा, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताना, अगर चाहिए तो इस पर एक सीरीज बना दूंगा अलग से, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ स्टोरी बेस्ड, तो वो अलग से करवा दूंगा। इसमें मैं इसे नहीं समझ कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको तरीका बता दिया एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, यहाँ लिखा रहेगा सो दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, या रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, कुछ भी लिख सकता है, या प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी दिखाइए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछेगा। अब देखो इसको करने का तरीका क्या था, इसके स्टेप को आप लाइटली याद कर लो, मैं तो कहूँगा याद कर लो एक तरीके से, मतलब मैं समझा तो रहा हूँ, करवाऊंगा तो ये, लेकिन इसको आप एक एक स्टेप कम से कम 3-4 बार आप कोशिश जरूर कर लो। इससे रिलेटेड कई सारे नंबर कर लो। देखो इस पर जैसे कई सारे हैं, रूट 2 मैं करवा रहा हूँ, आप रूट 3 कर लेना, रूट 5 कर लेना, रूट 7 कर लेना, रूट 11 करना। ये 4 बार करोगे ना, सेम जैसा जैसा कहूँगा बस वैसे ही करना है। जहाँ जहाँ मैं यहाँ रूट 2 लिखूँगा वहाँ वहाँ रूट 3 लिखना है, बाकी सब कुछ इसके जैसा ही करना है। तो आप ये 4 ठो कर लोगे ना अलग से, तो आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और देखो इसको करोगे कैसे, तो देखो इसका करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है, देखो यहाँ लिखा है रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आप इसके अपोजिट लो, लिखोगे लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखोगे, रेशनल, अरे यार स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ होती है, यानी कि जो रूट 2 है हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। देखो हमें बोला है अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ मानेंगे क्या, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब रूट 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो इस रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो क्या, रूट 2 बराबर a/b लिख सकते हो भैया। देखो कोई भी परिमेय संख्या होती है तो a/b के फॉर्म में लिखी होती है, तो इस रूट 2 को मैंने a/b के फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ लिख सकते हैं वेयर a, b आर को प्राइम नंबर। जब ये को प्राइम नंबर है तो मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ a, b इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ a, b क्या होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ a, b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये आप यहाँ से इतना देखो लिखना जरूरी है साइड में, ठीक है। अब यहाँ से इस b को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2b इक्वल टू a हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इधर साइड में लिखता हूँ ताकि आपको जगह एक ही बार में पूरा करवा दूँ। तो अगर ये रूट 2b बराबर a है तब हमें यहाँ क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, हिंदी में डिवाइड लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्क करोगे क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा बन गया। अब यहाँ लिखोगे क्या, 2 डिवाइड्स, क्या लिखोगे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर या 2 डिवाइड्स a। देखो अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर है तो उसको डिवाइड करेगा तो वो उसका सिंपल नंबर भी उसको डिवाइड कर सकता है। ये सिर्फ केस प्राइम नंबर के लिए ही फॉलो करता है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। सिर्फ ये प्राइम नंबर के लिए रूल लगता है, कंपोजिट के लिए नहीं लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, इधर कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा। अगर भैया इसको डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इज ए कॉमन
फैक्टर ऑफ ए, यानी 2 एक का एक गुणनखंड है, ठीक है, यानी 2 एक का एक गुणनखंड है। अगर 2 एक का एक गुणनखंड है, देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 डिवाइड से, यानी अगर ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो हमने ए को 2 से डिवाइड किया तो सी आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए बराबर 2c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ करते हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब दोबारा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर। इस 2 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, फिर वही काम लिखना है, 2 डिवाइड बी स्क्वायर या 2 डिवाइड बी। अगर 2 बी हट चलेगा तो 2 डिवाइड बी को करेगा, तो लिख सकते हैं क्या, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, फिर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, तो यहाँ देखो आप लिख सकते हो क्या, कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ आपने दिखा दिया, देखो आपने जब शुरू में माना था तो आपने माना था क्या, √2 एक रेशनल नंबर जो ए बाई बी की है, और ए और बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन, ए, यानी ये दोनों को प्राइम नंबर है। और जो भी कोई को प्राइम नंबर होता है तो वो एक होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे जुड़े जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जब मैंने सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने दिखाया कि ए और बी का एक और फैक्टर आ गया, कौन, 2। तो मतलब हमने यहाँ बता दिया कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं रह गए। जब ये को प्राइम नंबर नहीं रह गए तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर नहीं रह गया। तो मतलब जो हमने एजम्पशन माना था, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए देखो देयरफॉर ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो वी कैन से दैट, सो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। आप बता सकते हो क्या, इसलिए √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो ये जो यहाँ तक देखो आप इस चीज़ को कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ कहानी लिखा है, ये आप एनसीईआरटी में लिखी हुई कहानी, उसे भी आप लिख सकते हो कंट्राडिक्शन फैक्ट वाली, तो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ जितनी चीज़ें करके दिखाया, देखो आपको मैंने सिर्फ तरीका सिखा दिया कि आप इसको कैसे करना है। ये लिखने वाला तरीका आप बदल भी सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप बुक की लैंग्वेज उठा के लिख सकते हो। मैं बुक की लैंग्वेज इसलिए लिखता हूँ, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बच्चों के समझ में नहीं आता। यहाँ मैं इसलिए अपनी लैंग्वेज लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वास्तव में है क्या। तो इस चीज़ को आप बुक से चाहो रट के लिख लो। देखो रटोगे तो भूल जाओगे, तो अपना तरीका ही अपनाओ, ठीक है। रटने वाली चीज़ें अक्सर भूल जाती हैं। तो यहाँ से आपको, यहाँ से देखो मेनली प्रोसेस क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इसे अपरिमेय संख्या मानना है। कभी भी तुम्हें कोई भी नंबर रेशनल प्रूव करना हो, अगर यहाँ √3 दिखाना होता तो यहाँ √3 लेते, इसको रेशनल मानते, इस तरीके से लिखते। यहाँ से वही करते, फिर स्क्वायर करते, यहाँ 3 आता तो यहाँ लिखते 3 डिवाइडेड स्क्वायर, 3 डिवाइडेड, फिर यहाँ लिखते 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए। फिर ए से उस 3 से, ए को 3 से डिवाइड करते, सी आता, ए बराबर 3c होता है, स्क्वायर करते, ए स्क्वायर 9c स्क्वायर होता, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ से रखते 3c स्क्वायर, 3 से 3 काटता, फिर यहाँ 3 आ जाता, फिर उस 3 से इसको डिवाइड दिखाते, फिर 3 से दिखाते, 3 कॉमन हो जाता, दोनों का कॉमन दिखा देते, 3 हो जाता। फिर यही कहानी लिखते, 5 का होता तो यहाँ 1 की 2 की जगह फिर 5 दिखाते। तो जो भी नंबर आपको बोलता जाए, जिसका भी बोले, सबकी जगह सिर्फ इतना ही बदलना, बाकी सारा चीज़ करना ऐसे ही है, लिखना सब कुछ यही है। तो आपको ये चीज़ होपफुली आशा करता हूँ समझ में आ गया एकदम अच्छे से, 100% गारंटी के साथ। और इसे तो स्टार मार्क लगा लें यूपी बोर्ड वाले, ये 3 नंबर फिक्स है, आपको कहीं भी नहीं गया, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सभी के लिए मैंने यहाँ कुछ हिंदी में पिछले वर्ड लिख रखे हैं, मैंने सारे की हिंदी बता रखा है कि किसका क्या मतलब हिंदी में, तो आप उस चीज़ को हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ आप लिख देना कि मैंने जो माना था वो हमारा लिया गया जब से, यानी हमारे द्वारा माना गया, जो हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू क्या है, गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपनी भाषा में लिख देना उस चीज़ को।
देखो कोई कठिन काम नहीं, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो, ये इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% की। तो ये देखो ये मेनली चौथा पॉइंट था जो आपको यानी 5वां नंबर सवाल था, यानी टाइप नंबर 5 था, ये आपको करना था, इसको सीखना था। इस तरीके से कोई भी सवाल आएगी आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और टाइप की सवालबंदी मैं उसे आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। इसको आप इस अच्छे से छाप लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इधर एकदम से रट डालो, इसे तो रट डालो, 100% आने वाला है पेपर। 3 नंबर तो फिक्स है, 3 नंबर है, यूक्लिड नंबर 2 नंबर। तो यूपी बोर्ड का 5 नंबर हो चुका है, सीबीएसई का 1 नंबर बचा है, उसे मैं लास्ट क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूँ कि कैसे 1 नंबर उन्हें बनाना है। इसे मिटा के देख लो, मिटा देते हैं। अगर ऐसा भी आ जाता है आप आसानी से कर ले जाओ। तो देखो इसको कैसे करना है, सिंपली वही फिर सेम फिनोमेना सब कुछ वही करना है। सबसे पहले करना है क्या, लेट क्या 5√2 + 6√3 इज, लेट लिखे हैं, लेट ये इज रेशनल नंबर। क्या मानना है, रेशनल नंबर है, क्या है ये एक रेशनल नंबर है। पहली कहानी आपको ही मान लेना, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये बराबर होगा क्या, 5√2 + 6√3 हमेशा बराबर हो जाएगा क्या, a/b के। यहाँ लिख देना वेयर a, b आर को प्राइम नंबर, वही सेम हम HCF आप a, b = 1। तो देखो ये आपको कुछ भी बदलना नहीं है। अब सिंपली देखो यहाँ से करोगे क्या, यहाँ देखो आपको सिर्फ यहाँ से एक रूट वाला नंबर बचाना है इस साइड और बाकी को उधर बचा देना है। तो अगर हम 5√2 को इधर बचा लें बराबर उसको उधर लेना है, a/b माइनस क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो ये आपको एक ही रूट चाहिए, स्क्वायर कर दोगे तो एक ही रूट बचेगा, यानी यहाँ क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 25√2 का स्क्वायर करोगे 2, 25 × 2 हो जाएगा, ये a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a-b का होल स्क्वायर बनेगा तो हो जाएगा क्या, a² + b² 6 × 36 और 3 करोगे तो 108 हो जाएगा, क्या जाएगा 108। और -2ab होता है, 2 a की जगह क्या है a/b और b की जगह क्या है 6√3 है। कोई दिक्कत है नहीं है। देखो ये 25 × 50 हो जाएगा। तो देखो इसमें √3 कहाँ है, इस वाले में रूट वाला नंबर बचा है, तो ये जिसमें रूट है उसको इधर बुला लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो रूट वाले को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, 2a/b 6√3 बराबर, ये सब उधर ले जाओ तो हो जाएगा क्या, a² / b² + 108 -50 हो जाएगा। ये भी देखो ये भी इधर क्या है, नीचे डिवाइड है, ये देखो यहाँ डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 2a, यानी इसको लिखो तो सीधे 6 × 2 = 12 a√3 बराबर, ये b को उधर भेज दो क्या हो जाएगा, यहाँ जब b जाएगा तो यहाँ b मल्टीप्लाई होगा तो एक b से b कट जाएगा, यानी यहाँ जाएगा a² प्लस इसको घटा दोगे तो 58 बचेगा। अब 58 में क्या कर दोगे, इस b का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 58b हो जाएगा। अब ये देखो 12 इधर क्या है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 बराबर a² b + 58b y क्या आ जाएगा 12a आ जाएगा। अच्छा देखो ये आपको पता है क्या, इरेशनल नंबर है और ये पूरा फंक्शन क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो तुम यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या, यहाँ लिख दो कहानी, यहाँ लिख दोगे वी नो दैट, यहाँ लिख देना वी नो दैट √3 इज ए irrational number, therefore this is not possible, it is not possible, it is not possible, it is not possible। क्या नहीं पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर जो होगा, इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब इरेशनल नंबर के नंबर बराबर नहीं है, हेंस इस प्रकार आप लिख सकते हो क्या, हेंस आप लिख सकते हो क्या कि जो ये नंबर हमें दिया गया था 5√2 + 6√3 इज ए इरेशनल नंबर। तो देखो उस वाले से इसका सोल्यूशन क्या है, आसान है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको √3 पता ही है, क्या अब पता हो चुका है रेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो आपको उसी का फायदा उठाना है और उसी को कर देना है कि ये तुम्हें पता है √3 इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों है बराबर नहीं होंगे, यहाँ दिखा देना ये क्या है आपका इरेशनल है, क्या है इरेशनल और ये रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो आप लिख सकते हो कि दिया गया नंबर भी क्या होगा, कभी भी
रेशनल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो ये आपको दिखाना था, आपने आसानी से इसको दिखा दिया, कोई भी कठिन काम नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रेशनल नंबर में, मैंने आपको शुरू में बता रखा है, किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, एनीथिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, तो ये सारे इरेशनल नंबर ही आएंगे। वैसे तो ये आपको कभी अगर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है ये चीज़, तो आप आसानी से बता सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें यहीं से प्रूफ होती हैं। तो आपको ये थ्योरी आशा करता हूँ एकदम अच्छे समझ आ गया। इस चीज़ को मिटाता हूँ मैं, आगे आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिखाता हूँ। इसके बाद और कुछ तुम्हारे पास बचा नहीं है, जितना मैंने क्वेश्चन लिया था, तो लगभग आपकी सारी कहानी यहीं खत्म होगी इसके बाद। तो इसके बाद लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ मैं। देखो आपका सारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग छाटना है। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कोई भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ होता क्या है। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर, इसमें जो डिनोमिनेटर लिखा होता है ये नंबर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। या केवल 2 का होना चाहिए, या तो केवल 5 का भी होगा तो भी वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा ही होगा। ये सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों होना चाहिए। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के अलावा अदर कोई फंक्शन इसमें मल्टीपल के रूप में आता है नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, हमेशा क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है 3/24, तो ये देखो अगर इसको फैक्टर करोगे तो 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 24 होता है। और 8 को अगर आप तोड़ोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, 3/2 इंटू 8, क्योंकि 2 24 आएगा। अब यहाँ देखो 2 तो है, लेकिन यहाँ 3 होने की वजह से ये हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। लेकिन आपको जो ऊपर दिया पहले उसको कैंसिल भी कर लेना है, तो इस 3 से इसको कैंसिल कर लोगे तो यह आ जाएगा क्या, 1/2 अब ये क्या है, ये फंक्शन आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अगर यहाँ 3 लिखा था इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, अगर मैंने यहाँ क्या लिख दिया होता, 5 लिखा होता, क्या लिखा होता, 5 लिखा होता, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, क्योंकि तब 5 यहाँ इस 3 से कैंसिल आउट ना होता। तो आपको उसको पहले क्या कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना है, ऊपर नीचे कटपिट कर लेना है। फिर आपको देखना है 2 और 5 उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेना है, यानी शांत और अशांत समझो। तो शांत वाले के लिए टर्मिनेटिंग मतलब शांत होता है, अटर्मिनेटिंग मतलब अशांत होता है, ठीक है। तो शांत और अशांत ऐसे समझना है। वैसे सीबीएसई यूपी बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन जानते रहो भाई, चैप्टर में तो जानकारी रखनी चाहिए। मान लो आ गया तो क्या कर लोगे, कुछ बिगाड़ तो पाओगे नहीं एग्जामिनर का। तो देखो शांत और अशांत को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नीचे क्या होगा, 2 और 5 बनना चाहिए। नीचे क्या बनना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, या सिंगल 2 या सिंगल 5 भी बनेगा तो भी आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। अब देखो ये तो एक सिंपल सवाल इस तरीके से बनती है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल सकता है। दूसरा इसी से देखो, ये इस तरीके से सवाल नहीं पूछता, वो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, कह देगा मान लो ऊपर मैंने लिख दिया 6 3 8 5, ये कोई नंबर है। अब मैंने नीचे क्या लिख दिया, 2³ इंटू 5⁴। अब आपसे वहाँ पूछ लेगा बताओ इसमें जो डेसिमल डिजिट होगी वो कितने नंबर के बाद होगी, यानी डेसिमल की डिजिट पूछ लेगा, फाइंड द डेसिमल डिजिट्स, यानी कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल रखा जाएगा। तो देखो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि नीचे देखो 2 और 5 के फंक्शन में तोड़ दोगे, ठीक है, फंक्शन में तोड़ोगे, उसके बाद देखोगे कि जिसकी पावर मैक्सिमम रहे, ध्यान रखना हमेशा जिसकी पावर मैक्सिमम रहे, 2 की या 5 की, ये नहीं नंबर देखना है कि 2 बड़ा होता है 5, नहीं, पावर जिसकी मैक्सिमम है। यहाँ 5 की पावर कितनी मैक्सिमम, जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने ही डिजिट बाद आपका क्या होता है, डेसिमल रखा जाता है। तो यानी यहाँ से आपका जो डेसिमल डिजिट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4, मतलब आपको जो डेसिमल रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.6785। अब देखो अगर इसे आपको करके दिखाना होता तो यहाँ 2 की पावर 3 थी, यानी एक 2 से आप मल्टीप्लाई करते ऊपर भी 1 से नीचे भी, यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाना भी पड़ता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख देना। अगर करके दिखाना है तो, वैसे करके दिखाना नहीं होता, डायरेक्ट आपसे डिजिट ही पूछा जाता है। ये सब 1 नंबर की सवाल है। कहाँ से आपको एक चीज़ बस पता करना है कि ये कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम बता सकते हैं। तो आप उससे पहले 2 और 5 को फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, सिंपल सी बात। 2 और 5 का फंक्शन टूटना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था
डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव का मतलब 10, और 10 के 2 मल्टीपल होते हैं 2 और 5, तो 2 और 5 के फॉर्म में पहले उसे तोड़ना होगा, फिर उसमें देखना होगा मैक्सिमम पावर किसकी है, जिसकी पावर मैक्सिमम होगी और जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल जीरो आते हैं, ठीक है, उतने डिजिट पे आपको डेसिमल रखना होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से दो तो ये क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जब कोई भी फंक्शन होगा उसकी पावर एन लिख दिया, जैसे 4 की पावर एन, और मान लो मैंने 16 की पावर एन लिख दिया, या 30 की पावर एन लिख दिया, इस तरीके से सवाल लिखेगा, पूछेगा बताओ ये जो फंक्शंस हैं ये क्या जीरो के साथ इंड होंगे, यानी कि इनकी जो इंडिंग डिजिट होगी मतलब लास्ट डिजिट होगी वो जीरो होगी या नहीं होगी। देखो इंडिंग डिजिट लास्ट होने के लिए आपको 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है। जैसे अगर इसका फैक्टर करोगे तो ये 2 की पावर 2, इसकी पावर एन आएगा, ठीक है, 2 की पावर 2 एन आएगा, तो देखो इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इसमें कहीं भी 5 आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं होगा। इसको तोड़ोगे तो ये भी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 है, तो ये भी कभी जीरो के साथ एंड नहीं होगा। लेकिन अगर इसे आप तोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये आपका एंड होगा किसके साथ, 2 और 5 के रूप में ये टूटेगा। तो इसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 15 हो जाएगा, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो, क्या लिखोगे 3 इंटू 5 लिखोगे, तो ये क्या होगा, देखो इसमें 2 भी है और 5 भी है, जब दोनों फैक्टर है तो ये क्या होगा एंड होगा, यानी 2 की पावर एन, 3 की पावर एन और 5 की पावर एन के रूप में है। तो यहाँ से देखो तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या होगा एंड होगा किसके साथ, ये एंड होगा ही होगा जीरो डिजिट के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ जीरो से दिख भी रहा है, तो ये जीरो के साथ तो एंड होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको मेनली इसमें ध्यान देना होगा कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अगर 2 5 दोनों नहीं है तो कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं होगा। अच्छा अगर देखो अगर यहाँ 30 की पावर 2 लिखा होता है, इसका वैल्यू कितना था, अब इससे करते तो 9 तो यानी से देखो इसकी पावर 2 थी, इसमें लास्ट जीरो 2 थी, यानी जो इतनी पावर थी उसमें इतने क्या हो गए जीरो हो गए। तो ये यहाँ से पूछ लेता कभी भी कितने जीरो आएंगे, तो चीज़ भी आप उसकी पावर के हिसाब से उसमें जीरो बता सकते हो, कोई कठिन काम नहीं होता है। तो ये चीज़ आपसे देखो यहाँ मेनली इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सारे एक एक नंबर के सवाल है, ये सवाल क्या पूछे जाएगी एक ही नंबर में, ये भी पूछेगा आपसे तो एक ही नंबर पूछेगा। तो सिंपली आपको बस ध्यान रखना है 2 और 5 को उसमें उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 और 5 को खोजना होता है, अगर 2 और 5 आपके मिल जाते हैं तो आप उसको बता देना कि हाँ ये इंडिंग यूनिट होगा, अगर नहीं मिलता है तो बता देना कि नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। इतना ये टोटल 6 नंबर का मैंने आपकी, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है शुरू से लेकर अंत तक तो आपके 6 नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टार मार्क लगा लेना इस वाले टाइप के सवाल में, सीबीएसई वाले, ठीक है, इसीलिए सीबीएसई के लिए तो मैंने सभी के लिए बता दिया। यूपी बोर्ड का 5 नंबर हो चुका था, सीबीएसई का 1 नंबर बचा था, तो आपको 1 नंबर इन 3 टाइप में से किसी भी टाइप का सवाल देके आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देता है, लेकिन मैंने लगभग सभी कोशिश की, आपको जितना हो सकता था होल नंबर मैंने सबको सिखाया, सिवाय एक चीज़ छोड़ के कि एलसीएम एचसीएफ वाली जो स्टोरी वाली प्रॉब्लम होती है उसको कैसे करते हैं। तो स्टोरी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अगर कमेंट करोगे, आप लोगों को ज़्यादा जरूरत होगी तो मुझसे करवा के डाल दूंगा, या लास्ट में कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, जानते हो आप लोग समय कम बचाना ज़्यादा देखना चाहते हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हो, तो इसलिए मैंने इसे एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। मैंने पूरी मेहनत की है, जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश किया है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन पेपर छान के यहाँ से आपको दिया हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ी मदद करो, इस वीडियो को और से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करके आप लिए और अच्छे क्वेश्चन बनाऊँ, या आपके आने वाले दोस्त होंगे, भाई होंगे, छोटे होंगे, उनके लिए भी मैं और ज़्यादा चीज़ें बना के रखूँ। या आप 11th में जाओगे तो मैं आपको मिलूँगा वहाँ फिर से और भी ज़्यादा नॉलेज के साथ मिलूँगा, क्योंकि इसमें समय कम है इसलिए मैं 11th 12th नहीं डाला हूँ। 10th वालों में पहले मैं फोकस किया हूँ, क्योंकि आप लोग हमें फिर 2 साल मिलोगे, इसलिए मैंने ज़्यादा 10th पे मेहनत किया है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा या समझाने का तरीका कैसा है, या क्या कमियां रहती हैं, जो भी आपको गलत सही लगे आप हमें कमेंट थ्रू के बताओ, हम उसमें नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा सुधार करके आपको और अच्छी वीडियो बना के देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कल एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाय बाय, आप सभी ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।